नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर। ये चैप्टर को रिवाइज करने से पहले ये समझेंगे कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, हम इस चैप्टर को क्यों कर रहे हैं। तो समझना, अभी तक हमने दो चैप्टर किए हैं। हमने समझा था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है। अगर वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है तो इसका मतलब आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो सप्लाई एग्जेम्प्ट है। अगर वो सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो भाई साहब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं है, इसका मतलब टैक्सेबल है और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। लेकिन हम इस चैप्टर में जो डील करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि ये जो जीएसटी लग जाएगा इसे पे कौन करेगा, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में अपन डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जो टैक्स लगाता है। चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि अगर आपने इंट्रास्टेट सप्लाई करी है या इंटरस्टेट सप्लाई करी है तो जीएसटी लग जाएगा। इंट्रा करी है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लग जाएगा। अगर इंटरस्टेट सप्लाई करी है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40%। और बोला गया कि कलेक्ट किया जाएगा और पे किया जाएगा बाय टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन है वही टैक्स कलेक्ट करेगा और वही पे करेगा गवर्नमेंट को, उसके अलावा कोई पे नहीं करेगा। तो टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? देखिए टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब जिस व्यक्ति ने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। तो सर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति टैक्स तो पे करना चाहेगा नहीं। तो फिर कैसे होगा? तो ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति अगर लायबल टू रजिस्टर भी है तो भी वो क्या माना जाएगा, टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। तो या तो कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है, चाहे वो लायबल था या नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो लायबल टू रजिस्टर है लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो ऐसे केस में भी उसे टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा और वो लायबल टू कलेक्ट और पे टैक्स हो जाएगा। तो यहां पे लायबल कौन होता है ये हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति का टर्नओवर मतलब सेल्स 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख एज एप्लीकेबल, हर स्टेट में अलग अलग लिमिट है। तो जिस स्टेट से वो बिजनेस कर रहा है उस स्टेट में जो एप्लीकेबल लिमिट है 10, 20, 40 लाख से, अगर उससे एक्सीड कर जाता है टर्नओवर तो उसे क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जीएसटी के अंदर। तो अगर ऐसे केस में वो लायबल टू रजिस्टर हो गया तो भले वो रजिस्ट्रेशन ना करवाए फिर भी वो क्या माना जाएगा, टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। तो क्या समझे, अगर जीएसटी कलेक्ट और पे होगा तो वो कौन करेगा, टैक्सेबल पर्सन करेगा। चलिए अब कैसे जीएसटी में पे होता है हम समझते हैं। दो तरीके की ट्रांजैक्शन होती है। मान लीजिए यहां पे सप्लायर है, ठीक है। यहां पे राम ने एक लैपटॉप खरीदा है, सप्लायर से लैपटॉप परचेज किया है। उसके बदले में राम ने मान लीजिए 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा है और उसके ऊपर 18% जीएसटी की रेट है, तो 18,000 जीएसटी। तो राम सप्लायर को क्या करेगा, 1 लाख रुपए लैपटॉप के पे करेगा और उसके ऊपर जो 18,000 जीएसटी है वो ऐड करके पे करेगा, टोटल पे करेगा 1,18,000। अब सप्लायर के पास 1,18,000 आ गए। सप्लायर क्या करेगा, इसमें से 1 लाख तो खुद रख लेगा और 18,000 रुपए किसको जमा करवा देगा, डिपॉजिट करवा देगा टू गवर्नमेंट, क्योंकि ये टैक्स के नाम पे लिए गए हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, जो सप्लायर है वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, एफसीएम शॉर्ट में बोलेंगे, एफसीएम। अब इससे एक उल्टा होता है। कैसे? कई बार गवर्नमेंट को लगता है कि बॉस हम इस सप्लायर को पकड़ नहीं पाएंगे, इस सप्लायर से टैक्स वसूल नहीं पाएंगे, ये सप्लायर हमारे हाथ से निकल जाएगा और ये टैक्स जमा नहीं करवाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी कोई सामान बेचा जाएगा, ठीक है, रेसिपिएंट है मान लीजिए राम, रेसिपिएंट किसको बोलते हैं, जो खरीदार होता है। उसने यहां पे एक लैपटॉप खरीदा है 1 लाख का,
तो 1 लाख रुपए वो सप्लायर को पे कर देगा लैपटॉप के। लेकिन जो 18,000 जीएसटी था वो डायरेक्टली राम किसको जमा करवा देगा, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो यहां पे सप्लायर ने कलेक्ट नहीं किया, यहां पे रेसिपिएंट ने डायरेक्टली किसको जमा करवा दिया, गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, शॉर्ट में बोलेंगे आरसीएम। तो सर कब आरसीएम लगेगा, कब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ये कैसे पता लगेगा? देखो अभी तक हमने बोला कि जहां पे भी कोई ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है तो जीएसटी लगेगा, कौन पे करेगा? तो यहां पे देखना पड़ेगा कि वेदर दैट सप्लाई इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर आरसीएम। तो जहां पे भी आरसीएम लगाना होगा ना, गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफाई करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अगर उसने नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने कि भैया अगर ये गुड्स सप्लाई किया, ये सर्विसेज सप्लाई करी तो आपको जीएसटी पे करना है, तो ऐसे केस में आरसीएम में पे करना है तो आरसीएम लग जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, सप्लायर को कलेक्ट करके पे करना पड़ेगा। तो अगर ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है तो ऐसे केस में अगर आरसीएम में नोटिफाई किया गया तो आरसीएम वरना फॉरवर्ड चार्ज। इसका मतलब जनरल रूल क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि आरसीएम लगेगा तभी आरसीएम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो चलिए, इन जीएसटी नॉर्मली सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है और पे करता है गवर्नमेंट को, जिसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को नोटिफाई कर देगा कि भैया यहां पे रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स नोटिफाइड अंडर आरसीएम, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है। जिन गुड्स को आरसीएम में नोटिफाई किया गया है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके फाइनल लेवल पे आएगा। और जो सर्विसेज की सप्लाई है वो आरसीएम के अंदर नोटिफाइड जो है वो आपके सिलेबस में है। हम एक एक ट्रांजैक्शन यहां पे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को यहां पे नोटिफाई किया गया है सर्विसेज के अंदर। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को नोटिफाई किया गया है। सबसे पहला बोला गया कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी जा रही है बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी जा रही है बाय रोड, किसके द्वारा, जीटीए के द्वारा, जीटीए के द्वारा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में क्या पढ़ा था कि भैया जो आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके देगा और जब आप उसको गुड्स प्रोवाइड कराओगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो आपको क्या करके देगा, कंसाइनमेंट नोट इशू करके देगा, कंसाइनमेंट नोट इशू करके देगा, जिसमें लिखा होगा कि कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, कितना माल है, कहां से कहां पे जाएगा, किस गाड़ी में जाएगा, ये सारी चीजें लिखी होंगी। कंसाइनमेंट नोट इशू करने का मतलब ये है कि जीटीए ने उन गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब वहां तक पहुंचाना जीटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई एंटिटी वो कंसाइनमेंट नोट इशू करती है तभी वो जीटीए कहलाएगी, वरना जीटीए नहीं कहलाएगी। ये हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में भी पढ़ा। तो जीटीए इज द गुड्स ट्रांसपोर्टर जो आपको कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। अगर जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसको, किसी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है अगर उसको सर्विस प्रोवाइड कराई है, या किसी फैक्ट्री को, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, या बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को, एओपी को, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। पहले तो मैं सिंपल वर्ड्स में दो मतलब बता देता हूं आपको। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी आपको समझ गया होगा, फैक्ट्री आपको समझ गया होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको समझ, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसी एंटिटी जिसको इनकॉर्पोरेट करवा लिया गया है, जिसको इनकॉर्पोरेट करवा लिया गया है। इनकॉर्पोरेट करवाने का मतलब क्या है, उसका खुद का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उसका खुद का क्या है, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कंपनी, अगर कोई कंपनी है जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगा होता है तो ये कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी एक फॉर्मेशन के फॉर्म में होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है, तो ये भी आपका बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। उसके अलावा फॉरेन कंपनी, फॉरेन की अगर कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है तो भाई साहब वो भी क्या कहलाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। कंपनी हो, एलएलपी हो या फॉरेन कंपनी हो, ये क्या कहलाएंगे, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे, क्योंकि इनका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स मिलकर करते हैं। उसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है सर, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में परमानेंट बिजनेस करता है
और वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पे पंजाब में बिजनेस करने चला गया, तो वो पंजाब के लिए क्या कहलाएगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में वो बिजनेस करता है परमानेंटली, लेकिन अब किसी दूसरे स्टेट में वो टेम्परेरी बिजनेस करने चला गया, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति ने अगर जीटीए की सर्विसेज ली है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? आरसीएम। लेकिन यहां पे भी एक पेच है, देखो यहां पे गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया जीटीए को, ऑप्शन दे दिया जीटीए को। तो अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर लेता है तो भाई साहब ये जीटीए सप्लायर होने के नाते जीटीए खुद टैक्स पे करेगा। गवर्नमेंट ने बोला जीटीए को कि भैया अगर आप खुद टैक्स पे करना चाहते हो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर लो, अदरवाइज जो रेसिपिएंट हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर यहां पे रेसिपिएंट्स की बात करी है। अच्छा, रेसिपिएंट कौन कहलाएगा? जो जीटीए को क्या करेगा? फ्रेट पे करेगा, जीटीए को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करेगा, और वही आरसीएम में टैक्स पे करेगा। अब समझना, कुछ जगह पे हमने एग्जम्पशन चैप्टर में भी पढ़ा था कि जीटीए जब सर्विस प्रोवाइड करता है तो एग्जम्प्ट होती है। तो अगर कोई सर्विसेज एग्जम्प्ट है तो उसके ऊपर जीएसटी ही नहीं लगेगा, और जीएसटी ही नहीं लगेगा तो रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो समझना, अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड कराई है, ठीक है, किसको? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। कोई ऐसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस पर्पस, कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस पर्पस, ये हम पढ़ेंगे टीडीएस चैप्टर के अंदर। तो अगर इन लोगों को जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, जीएसटी ही नहीं लगेगा। अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड कराई है किसी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो ऐसे केस में उसको अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है तो वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और अगर किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड कराई है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी जो चीजें हैं वो सारी ऊपर कवर होगी, वहां पे आरसीएम लग जाएगा। इसके बाद अगर जीटीए सर्विस देता है कौन से मटेरियल को ढोने के लिए, कौन से मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए? रिलीफ मटेरियल। भाई कहीं पे कोई त्रासदी हो गई, बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, वहां के जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को आप रिलीफ मटेरियल भेज रहे हो, जीटीए के थ्रू भेजोगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट अगर आप भेज रहे हो, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन जैसे फ्लोर, पल्सेस, राइसेस, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सारी चीजें अगर आप जीटीए के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो बॉस उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पे। तो जब जीएसटी ही नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है, तो भैया आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कुछ ट्रांसपोर्ट किया है और इन लोगों के अलावा किसी को ट्रांसपोर्टेशन करके दिया है तो वहां पे क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, अगर जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं करके रखा है तो। अब समझना सर क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा? तो क्वेश्चन पता लगा, एक बार टैक्स रेट की बात कर लेते हैं। यहां पे जीटीए के लिए स्पेसिफिक टैक्स रेट है, देखना यहां पे जीटीए के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है, अदरवाइज क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा तो जीटीए की सर्विसेज पे टैक्स रेट क्या होगी? 5% होगी, 5% टैक्स रेट होगी। लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर लेता है जीटीए तो यहां पे उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो 12% की रेट से टैक्स पे कर दे या 5% की रेट से टैक्स पे कर दे। सर कोई भी ज्यादा टैक्स रेट से क्यों टैक्स पे करेगा? ऑब्वियसली वो 5% ही ऑप्ट करेगा, ऐसा नहीं है। समझना इसका लॉजिक क्या है, समझना, देखना। मान लीजिए यहां पे एक जीटीए है, उसने पूरे साल के अंदर 3 करोड़ की सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, 3 करोड़ की सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। अगर मान लीजिए जीटीए ने ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है, जीटीए ने ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है फॉरवर्ड चार्ज का, तो यहां पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। मान लीजिए जीटीए ने यह सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक ट्रक खरीदा था, लेट्स से 80 लाख रुपीस का, और इस ट्रक के ऊपर 28% का क्या था? टैक्स रेट था, 28% का टैक्स रेट था। अब समझो,
जो जीटीए ने 3 करोड़ की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है, आरसीएम लग रहा है, जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया है, तो 3 करोड़ के ऊपर जो ये रेसिपिएंट है जिन्होंने जीटीए की सर्विस ली है वो टैक्स पे करेंगे। तो 3 करोड़ के ऊपर अगर मैं 5% की रेट से देखूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपीस का टैक्स बनेगा। और वो कौन पे करेगा, ये रेसिपिएंट पे करेंगे, रेसिपिएंट पे करेंगे। तो सर जीटीए ने कोई टैक्स पे किया ही नहीं, और जीटीए ने अगर अपनी सर्विसेज पे कोई टैक्स पे नहीं किया तो उसे आईटीसी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। उसने ट्रक के ऊपर समझो 80 लाख रुपीस का ट्रक खरीदा और उसके ऊपर 28% की रेट से टैक्स पे किया, इसका मतलब 22,40,000 रुपीस का टैक्स इसने अपने इनपुट्स पे किया है। तो क्या इस जीटीए को ये आईटीसी लेने का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज पे जीएसटी पे नहीं किया, वो पे किया है, रेसिपिएंट ने पे किया है। तो यहां पे आईटीसी नहीं मिलेगा जीटीए को। लेकिन अगर मान लीजिए जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करके रखा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करके रखा है और उसके अंदर रेट कर रखी है 5%, रेट 5% पे टैक्स पे करता है, तो टैक्स पे करता है जीटीए। कितना पे करेगा? जीटीए 5% की रेट पे 15 लाख रुपीस टैक्स पे करेगा। और यहां पे इसके पास इनपुट्स के ऊपर टैक्स पड़ा है 22,40,000। तो यहां पे बोल दिया गया अगर जीटीए 5% की टैक्स रेट से टैक्स पे करने का ऑप्शन ऑप्ट करता है तो वो ये आईटीसी नहीं ले सकता, वो इस ट्रक पे किया गया जीएसटी वापस नहीं ले पाएगा गवर्नमेंट से। हां, अगर यहां पे जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करके और 12% की रेट पे टैक्स पे करता है तो जीटीए क्या करेगा, 3 करोड़ की सर्विसेज प्रोवाइड कराइए, 36 लाख रुपीस का क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, टैक्स पे करेगा। और यहां पे जो उसने ट्रक के ऊपर 22,40,000 का टैक्स पे किया है वो ये रिटर्न ले सकता है, वो ये वापस ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। तो जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करता है और 12% की रेट से टैक्स पे करता है, दैट मींस वो आईटीसी ले सकता है, वरना जीटीए को कोई इनपुट्स पे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहां पे देखना, अगर जीटीए ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता है फॉरवर्ड चार्ज का तो आरसीएम लगेगा और 5% की टैक्स रेट लगेगी, जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है तो उसे ऑप्ट करना है कि वो 12% पे टैक्स रेट पे करता है या 5% पे। अगर 5% पे करेगा तो उसे आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 12% पे टैक्स पे करेगा तो उसे आईटीसी मिल जाएगा। अब ये जो आईटीसी का रेस्ट्रिक्शन है ना, वो सिर्फ जीटीए के लिए है, वो सिर्फ जीटीए के लिए है। जीटीए से जिसने सर्विस ली है रेसिपिएंट ने, उसको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि उसने जो टैक्स पे किया है उसको आईटीसी मिल जाएगा। यहां पे इतनी सी बात है, बाकी जो आईटीसी के रिलेटेड डिटेल डिस्कशन है वो हम आईटीसी चैप्टर में करने वाले हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा सर कि जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया है कि नहीं किया है? देखो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि अनरजिस्टर्ड जीटीए है, देखो अगर किसी को कोई ऑप्शन ऑप्ट करना है तो उसे पहले रजिस्टर तो होना पड़ेगा ना। अगर वो अनरजिस्टर्ड है इसका मतलब उसने कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर रखा है, तो ऐसे केस में ये मान लिया जाएगा कि जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और 5% की टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। और वैसे भी अगर क्वेश्चन में जीटीए की सर्विसेज के रिलेटेड कुछ भी ना दिया हो तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई साहब वो आरसीएम लग रहा है और 5% की टैक्स रेट लगेगी। अगर स्पेसिफिकली दिया है कि जीटीए ने ऑप्ट किया है तो बात अलग है, वरना हम ये मान के चलेंगे कि भैया आरसीएम लग रहा है। यहां पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। XYZ लिमिटेड ने सर्विसेज ली है एबीसी ट्रांसपोर्टर की, 12% की रेट पे टैक्स पे हो रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए टैक्स पे करेगा, क्योंकि 12% की रेट सिर्फ किसमें मिलती है, फॉरवर्ड चार्ज में। XYZ लिमिटेड ने सर्विसेज लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट की एबीसी ट्रांसपोर्टर से, जिसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया, तो भैया XYZ लिमिटेड को ही क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। XYZ लिमिटेड ने सर्विस लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क की एबीसी ट्रांसपोर्टर से, देखो एबीसी ट्रांसपोर्टर से मिल्क ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है। अगर मिल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, और अगर एग्जेम्प्ट है तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड एंट्री पे, दैट इज लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। तो यहां पे बोला गया, देखो लीगल सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड करता है, एक तो कोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्राइब्यूनल प्रोवाइड करता है। तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल तो हमारे शेड्यूल 3 में आ जाते हैं, उनकी सर्विसेज पे जीएसटी लगता ही नहीं है क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। उसके बाद एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड करता है, सीनियर एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है,
फॉर्म ऑफ एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आर्बिट्रल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि यहां पे टैक्सेबल हो सकती हैं। देखना, अगर इन एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसी अदर देन बिजनेस एंटिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एंटिटी को और गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो हमने पढ़ा था कि वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं, तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसका पिछले साल का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड तक है, तो ऐसे केस में भी उनकी सर्विसेज क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं, तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो टैक्सेबल कब होगा, जब वो किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कराएंगे जिनका पिछले साल का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया है। तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। किसको पे करना पड़ेगा, उस बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ेगा। तो देखना एग्जांपल, हरीश साल्वे एडवोकेट हैं, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एबीसी लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड है, हैविंग टर्नओवर ऑफ 18 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए इनके लिए टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख रुपीस, ठीक है। भले ही वो रजिस्टर्ड है लेकिन उनका पिछले साल का टर्नओवर कितना है, 18 लाख। तो भैया जिस बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जा रही है उसका पिछले साल का टर्नओवर लिमिट से कम है, तो ऐसे केस में जो हरीश साल्वे ने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, टैक्स इज नॉट पेबल सिंस इट इज एग्जेम्प्ट। उसके बाद मान लीजिए हरीश साल्वे ने जो सर्विस प्रोवाइड कराई है एबीसी लिमिटेड को, उसका टर्नओवर 52 लाख है पिछले साल में। तो भैया अगर पिछले साल में टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो भाई साहब क्या लगेगा, यहां पे आरसीएम लग जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है और आरसीएम में नोटिफाइड है। तो यहां पे टैक्स कौन पे करेगा, लॉयर पे नहीं करेगा, जिसको सर्विस दी गई है वो पे करेगा, एबीसी लिमिटेड रिवर्स चार्ज में यहां पे टैक्स पे कर देगा, टैक्स पे कर देगा। इस तरीके से लीगल सर्विसेज पे आरसीएम लगता है। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या लग जाएगा, आरसीएम। देखना, सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एलएलपी कंपनी, फॉरेन कंपनी। अगर कंपनी एलएलपी फॉरेन कंपनी के अलावा किसी ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है स्पॉन्सरशिप की, और किसको, किसी पार्टनरशिप फर्म को या किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो भाई साहब ऐसे केस में जो रेसिपिएंट है पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट, वही यहां पे आरसीएम में टैक्स पे करेगा। यहां पे समझना कैसे होता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट अलग अलग है। एडवर्टाइजमेंट में तो क्या होता है, प्रोडक्ट के गुणगान गाए जाते हैं। स्पॉन्सरशिप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो इवेंट में उसका नाम दिखाया जाता है जिसने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ली है। मान लीजिए आईपीएल, तो आईपीएल में टाटा का नाम दिखाया जाता है, टाटा आईपीएल, क्योंकि टाटा ने उसको स्पॉन्सर किया है, उसके रिलेटेड जो खर्चे हैं वो टाटा उठाएगा, तो इसलिए टाटा का नाम वहां पे डाला जाता है ताकि टाटा को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। तो यहां पे सर्विसेज देने वाला कौन है, बीसीसीआई, जिसको टाटा से पैसा मिला है। तो सप्लायर कौन होगा, जिसको पैसा मिलता है, और रेसिपिएंट कौन होगा, जो स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा देता है। ये बात ध्यान रखना, स्पॉन्सरशिप में जो पैसा ले रहा है वो क्या हो गया, सप्लायर, जो पैसा दे रहा है वो क्या हो गया, रेसिपिएंट। तो अगर सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहां पे रेसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, तो यहां पे आरसीएम लग जाएगा, और रिवर्स चार्ज में पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट यहां पे टैक्स पे करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, आरएसए फर्म प्रोवाइड्स स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू XYZ लिमिटेड फॉर विच इट पेड 2 लाख टू आरएसए फर्म। तो आरएसए फर्म को पैसा मिला है, तो सप्लायर कौन है, आरएसए फर्म, और पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है। और किसको दी गई है सर्विसेज, XYZ लिमिटेड को, और ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि कंपनी है। तो ऐसे केस में टैक्स किस में पे होगा, रिवर्स चार्ज में पे होगा, और XYZ लिमिटेड टैक्स पे करेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है स्पॉन्सरशिप की, किसको, XYZ लिमिटेड को, जिसके लिए 2 लाख रुपए पे किए हैं XYZ लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड को, तो यहां पे सप्लायर कौन है, एबीसी लिमिटेड, वो कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि वो भी कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो आरसीएम तभी लगेगा अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो। यहां पे सप्लायर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट,
तो यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, यहां पे क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। और कौन पे करेगा, एबीसी लिमिटेड टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज ये आपकी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हो गई। नेक्स्ट सर्विस करते हैं, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। अगर कोई भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड की गई है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वहां पे क्या लग जाएगा, आरसीएम। इसको हमने चार्ट के थ्रू देखा था, अब वापस हम इसको चार्ट के थ्रू देखेंगे। देखो हमने एग्जामिनेशन चैप्टर में भी ये चार्ट देखा था और यहां पे भी वापस इसको चार्ट को देख रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। देखना, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने, किसको, अदर देन बिजनेस एंटिटी को, तो वो सर्विसेज क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो भैया आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि टैक्स ही नहीं लग रहा, तो क्या आरसीएम और क्या फॉरवर्ड चार्ज। अगर सर्विस प्रोवाइड कराई है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जब एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो भैया आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड की गई है और उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल में उसका रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड तक है, तो ऐसे केस में यहां पे क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे लीगल सर्विसेज में एग्जेम्प्ट था, वैसे यहां पे भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अब अगर मान लो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जो सर्विस प्रोवाइड कराई है वो कितने पैसे के लिए प्रोवाइड कराई है। अगर 5,000 रुपए तक की सर्विस प्रोवाइड कराई है तो एग्जेम्प्ट है, तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल होगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में होगा, और उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है। तो यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा अंडर आरसीएम। बात यह ध्यान रखनी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने कोई सर्विस प्रोवाइड कराई है, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो बात ही खत्म हो गई। अगर टैक्सेबल है तो वो किस में टैक्सेबल होगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। क्या, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई है तो भैया वो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ये खुद से ही टैक्स पे करते हैं। मैंने आपको एक टिकट भी दिखाई थी, एसी टिकट, ठीक है, रेलवे की, उसके अंदर उन्होंने खुद से जीएसटी लगा के दिया था। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, रेलवे वाले खुद टैक्स पे करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की अगर सर्विस दी जा रही है या सर्विस टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल दी जा रही है, इन 3 सर्विसेज के केस में एग्जेम्पशन तो रहेगा नहीं। हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में भी पढ़ा था, ये तीनों की सर्विस जो है वो टैक्सेबल होती हैं, और जब टैक्सेबल होंगी तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होंगी। सप्लायर ही टैक्स पे करेगा, गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगी इन 3 सर्विसेज के केसेस में। तो चलिए यहां पे बोला गया कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसेंजर, सर्विस टू एयरक्राफ्ट वेसल है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगी। लेकिन अगर यहां पे इनके अलावा कोई है तो अगर तो एग्जेम्प्ट है तो आरसीएम फॉरवर्ड चार्ज का सवाल पैदा नहीं होता। उसके अलावा अगर टैक्सेबल होगा तो आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हमने देखा नीचे चार्ट के अंदर, ये चार्ट के फॉर्म में आपको बताया गया है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये एंट्री रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी नहीं लगती। मतलब अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है तो वहां पे एक नई एंट्री दी गई है कि अगर गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन टेरिटरी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है, अगर इन्होंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, तो ऐसे केस में किसको दिया है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है। अब हमें उसके पिछले साल का टर्नओवर नहीं देखना, अब हमें देखना है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्योंकि बाकी केसेस में हम क्या कर रहे थे कि बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का टर्नओवर देख रहे थे, लेकिन यहां पे पिछले साल का टर्नओवर नहीं है। यहां पे बोला कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी गई है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। लेट्स से कोई जयपुर म्युनिसिपैलिटी वालों के पास कोई शॉप पड़ी थी, उन्होंने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को शॉप रेंट पे दे दी,
तो जिसको रेंट पे दी गई है वो वहां पे आरसीएम में टैक्स पे करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉपर्टी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास थी, कोई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास कोई प्रॉपर्टी थी, उन्होंने रेंट पे दे दिया किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही पे करेगा, दूसरा व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन पे नहीं करेगा। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, उसके बाद सर्विस ऑफ डायरेक्टर। मान लीजिए जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा हो तो अगर आपको समझ में आएगा, और मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जो कंपनी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके ओनर अलग होते हैं और उसको संभालने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होता है। तो जो कंपनी को मैनेज करता है वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, डायरेक्टर्स की टीम होती है। उसको ओन करता है उसके ओनर, शेयर होल्डर्स वो अलग होते हैं। तो यहां पे जो डायरेक्टर्स हैं वो फ्री में काम तो करेंगे नहीं, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो डायरेक्टर्स ने जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं उसके बारे में यहां पे दिया हुआ है कि अगर किसी डायरेक्टर ने सर्विस प्रोवाइड कराई है किसी कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी, बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनको पकड़ने की बजाय कंपनीज को पकड़ लो, वो कंपनी टैक्स पे कर देगी। अब गवर्नमेंट वाले में सर आरसीएम क्यों लगाया? क्योंकि गवर्नमेंट खुद टैक्स पे नहीं करना चाहती, तो बोलती है कि सामने वाला टैक्स पे कर देगा। तो इस तरीके हर एंट्री के कुछ लॉजिक्स हैं कि क्यों ये एंट्री लाई गई। तो यहां पे डायरेक्टर के केस में क्या होगा? सर लेकिन आपने बोला था, आपने पढ़ाया था कहां पे? सप्लाई चैप्टर में, कि सर डायरेक्टर की कुछ सर्विसेज टैक्सेबल ही नहीं होती। तो डिस्कस करते हैं। देखो, अगर डायरेक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है। अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है और उसके लिए उसको सैलरी दी जा रही है, तो भैया जो कंपनी ने डायरेक्टर को सैलरी दी है उसके ऊपर कंपनी क्या काटेगी? टीडीएस काटेगी अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस काटा गया है, इसका मतलब कंपनी ने उसको सैलरी दी है, और सैलरी हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप शेड्यूल 3 में आता है, और शेड्यूल 3 में आता है तो वो सप्लाई ही नहीं होगा, और सप्लाई नहीं होगा तो टैक्स ही पे नहीं करना, रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, अब मान लीजिए जो डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो मीटिंग्स अटेंड करता है और वहां पे अपना ज्ञान देता है। तो मीटिंग अटेंड करने के लिए उसको क्या दी जाती है? सिटिंग फीस दी जाती है, कोई प्रोफेशनल फीस दी जाती है। अब यहां पे जब सिटिंग फीस वगैरह पे की जाएगी तो वो सैलरी तो है नहीं, क्योंकि ना ही वो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है। तो ऐसे केस में जो टीडीएस कटेगा वो अदर देन वन सेक्शन 92 के अलावा कटेगा। मतलब सेक्शन 192 के अलावा किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस काटा जाएगा, जैसे 194 जे के जैसे। तो इसका मतलब वो सैलरी नहीं है, टैक्सेबल है, और टैक्सेबल होगा तो आरसीएम में होगा, और बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अच्छा, अगर मान लीजिए डायरेक्टर ने जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई है वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं प्रोवाइड कराई, मान लीजिए डायरेक्टर के पास कोई एक जगह पड़ी थी, उसने रेंट पे दे दी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को। अरे भाई, अगर वो डायरेक्टर नहीं होता तो भी वो रेंट की सर्विसेज दे सकता था कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को। तो इसका मतलब जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड कराई है वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में प्रोवाइड नहीं कराई है, और अगर उसने डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई है तो आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्स लगेगा, सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर हरी जो कि डायरेक्टर है एबीसी लिमिटेड के कंपनी के, उनको सेटिंग फीस पे की गई है 2 लाख रुपीस फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑन विच टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे इज डिडक्टेड। सैलरी पे की गई है 5 लाख रुपीस की, जिसके ऊपर टीडीएस 192 काटा गया है, और रेंट पे किया गया 3 लाख का, जो मिस्टर हरी ने गोडाउन रेंट पे दिया उसके लिए। तो देखना, जो आपने 2 लाख रुपए पे किया है सिटिंग फीस, उसके ऊपर टीडीएस कटा है अदर देन 192 सेक्शन में, तो इसका मतलब ये सप्लाई है और आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए पे टैक्स कौन पे करेगा? एबीसी लिमिटेड। अब जो 5 लाख रुपए की सैलरी दी गई है तो वो कहां पे? 192 के अंदर टीडीएस कटा है, इसका मतलब सैलरी है, शेड्यूल 3 में आता है, सप्लाई ही नहीं है, टैक्स पे ही नहीं करना। तो 5 लाख रुपीस पे टैक्स इज नॉट पेबल बीइंग शेड्यूल 3 सप्लाई। उसके बाद जो रेंट दिया गया है 3 लाख रुपए का डायरेक्टर को, तो भैया वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है, उसने कुछ रेंट पे दिया था, उसके लिए दिया गया है, तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा इसके ऊपर, यहां पे कंपनी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद
इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड। देखो हमारे देश में 7-8 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं, ठीक है, 7-8 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं जो किसी इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे उनका इंश्योरेंस सेल करते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलता है, ठीक है। अब उस कमीशन की हम बात कर रहे हैं, उस कमीशन पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर आप इन 7-8 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स को पकड़ने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई किस किस को पकड़ेंगे, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला हमारे इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो तो 10-15 ही हैं, लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं, इन इंश्योरेंस कंपनीज को पकड़ लेते हैं। तो यहां पे बोला कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट जो कि लाइसेंस्ड है, अगर उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसको, किसी इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या दे रही है, कमीशन दे रही है, तो ऐसे केस में उस इंश्योरेंस कंपनी को ही उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो मिस्टर गोविंद सोल्ड एन LIC पॉलिसी फॉर विच LIC पेड 7,000 रुपीज एज कमीशन टू मिस्टर गोविंद। तो यहां पे इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विसेज दी है कंपनी को, तो यहां पे कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, LIC पे करेगा 7,000 रुपीज पे टैक्स। इतनी सी बात है, सिंपल समझ में आता है कि भैया इंश्योरेंस एजेंट आजकल हर कोई बन के बैठा है, तो सबको कहां पकड़ेगी, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पकड़ेगी भैया इंश्योरेंस कंपनीज को जो ये सर्विसेज ले रहे हैं। उसके बाद अगर कोई रिकवरी एजेंट सर्विसेज देता है, देखो जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, NBFCs होती हैं। देखो बैंक तो आप सब लोग जानते ही हो, इसी तरीके से NBFC होती हैं कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये पैसा लेती नहीं है, सिर्फ लोन देती हैं। जैसे आवास फाइनेंसर्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, ये लोन देते हैं। तो जब ये लोन देंगे तो सामने वाला अगर मान लो लोन नहीं चुका रहा तो इनको क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुल रिकवरी करनी पड़ेगी उस व्यक्ति से लोन की। मान लीजिए किसी बैंक ने या NBFC ने 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, अब सामने वाला मुकर गया कि भैया मैं तो वापस नहीं करूंगा, तो ये लोग क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करते हैं जो पैसा रिकवर करके देता है। उसके बदले में रिकवरी एजेंट को क्या दिया जाता है, फीस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है कि भैया तूने पैसा रिकवर करवा दिया। तो अगर रिकवरी एजेंट ने सर्विसेज दी है किसी बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, NBFC को, तो टैक्स कौन पे करेगा, वो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC पे करेगा उसके ऊपर टैक्स। समझना क्यों, सर रिकवरी एजेंट तो पहले ही गुंडा आदमी है, कल को गवर्नमेंट वाले उससे टैक्स लेने गए तो पकड़ के पीट दिया तो क्या होगा। तो ऐसे केस में भैया RCM लगा दिया गया और बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC यहां पे क्या करेगा, RCM में टैक्स पे करेगा। समझना, अगर इस रिकवरी एजेंट ने किसी लाला जी को सर्विस दी है, बैंक, FI, NBFC के अलावा किसी को सर्विस दी है, तो वहां पे फिर RCM नहीं लगेगा, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज ही लग जाएगा। तो देखना, मिस्टर राम रिकवरी एजेंट है, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है मिस्टर लाला जी को फॉर रिकवरिंग हिज लोन फॉर विच लाला जी पेड 20,000 टू हिम। तो ऐसे केस में उसने बैंक, FI, NBFC के अलावा किसी को सर्विस प्रोवाइड कराई है, तो यहां पे जो टैक्स पेबल होगा वो फॉरवर्ड चार्ज में राम पे करेगा। अगर राम रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी SBI बैंक वाले को फॉर रिकवरिंग बैंक लोन फॉर विच SBI पेड 20,000 टू हिम, अब इसने रिकवरी एजेंट की सर्विस किसको प्रोवाइड कराई है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC को, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा, SBI बैंक पे करेगा। तो यहां पे मैं 3-4 एंट्रीज अभी आपको पढ़ाने वाला हूं जो बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड है। एक तो रिकवरी एजेंट की बात हो गई, दूसरा इंडिविजुअल DSA। इंडिविजुअल DSA, देखो DSA क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो बैंक वगैरह प्रोडक्ट बेचते हैं। मान लीजिए बैंक लोन देता है, NBFC लोन देता है, तो एक तो तरीका होता है कि बैंक डायरेक्टली कस्टमर को बेचे, और दूसरा तरीका क्या होता है, ये बैंक वाले DSAs अपॉइंट कर देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये लोग बैंक के बिहाफ पे उनका जो लोन वगैरह है वो देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुए, बैंक के एजेंट हुए। अब क्योंकि इन्होंने बैंक का प्रोडक्ट सेल करवाया है तो इनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है या फीस मिलती है, कमीशन मिलता है या फीस मिलती है। लेकिन यहां पे RCM तभी लगेगा अगर वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल है। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म होता, LLP होता, कंपनी होता, बॉडी कॉर्पोरेट होता, तो यहां पे RCM नहीं लगता। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल है तो ही RCM लगेगा, और उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसी बैंकिंग कंपनी को या NBFC को। ध्यान रखना, यहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, यहां पे बैंकिंग कंपनी और NBFC है। तो यहां पे एग्जांपल देखेंगे, मिस्टर हरी प्रोवाइड DSA सर्विसेज टू SBI बैंक। मिस्टर हरी क्या है, इंडिविजुअल,
उसने डीएसए सर्विस प्रोवाइड कराई है, किसको? बैंक को, जिसके लिए बैंक ने पे किया है 20,000 टू हिम। इन सच केस टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय एसबीआई बैंक। तो ऐसे केस में जो टैक्स पे होगा वो रिवर्स चार्ज में पे होगा एसबीआई बैंक के द्वारा, एसबीआई बैंक के द्वारा। अब यहां पे अगर वही डीएसए सर्विस आरएसए फर्म प्रोवाइड करता तो ये तो आपका इंडिविजुअल नहीं है, ये तो पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसे केस में जो टैक्स पे होगा वो आरएसए फर्म के द्वारा फॉरवर्ड चार्ज में पे होगा, यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री पे, सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर कोई सर्विस देता है किसी बैंकिंग कंपनी को, हमने एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है, यह भी एक तरीके का बैंक का एजेंट होता है, या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी एक तरीके से बैंक का एजेंट होता है जो बैंक के बिहाफ पे उनके प्रोडक्ट सेल करता है। तो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दिया है किसी बैंकिंग कंपनी को तो ऐसे केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, बैंक यहां पे टैक्स पे करेगा। अब ध्यान रखना सर, एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी होता है, अगर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, वहां पे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अच्छा सर, फिर सर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ये लोग भी अपने एजेंट्स अपॉइंट कर लेते हैं जो इनको बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को सर्विस देते हैं। तो अगर एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है, अगर उसने सर्विस दिया किसी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा? आरसीएम लग जाएगा, और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दिया बिजनेस फैसिलिटेटर को तो क्या होगा? वो जो एजेंट है वही टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। लेकिन सर एग्जम्पशन चैप्टर में तो आपने बताया था कि इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या फिर उनके एजेंट अगर रूरल ब्रांच के रिलेटेड अगर सर्विसेज देते हैं तो वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। तो मैंने यहीं पे बोला है अगर रूरल ब्रांच के रिलेटेड कोई भी सर्विस दी जा रही है बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या उनके एजेंट के द्वारा तो वो सारी क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर अर्बन ब्रांच के रिलेटेड दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट तो नहीं है, टैक्सेबल है। और टैक्सेबल है तो कैसे होगी? देखना, अगर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने सर्विस दी है बैंक को तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दिया है बैंक को तो भैया आरसीएम लग जाएगा और बैंक क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। अगर सर्विस दिया है एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को तो आरसीएम लग जाएगा, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दिया है बिजनेस फैसिलिटेटर को तो टैक्स कौन पे करेगा? यहां पे एजेंट पे करेगा। अगर आपने ध्यान दिया हो जहां पे भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस दे रहा है या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस ले रहा है, दोनों जगह पे टैक्स किसको पे करना पड़ रहा है? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन जहां पे बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है या बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस ले रहा है, दोनों ही जगह पे बिजनेस फैसिलिटेटर टैक्स पे नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पे ये बात ध्यान रख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब ध्यान रखना, यहां पे सिर्फ बैंक है, यहां पे एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसके अलावा यहां पे हमने एग्जांपल दिया है, मिस्टर शैडो बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइड सर्विस टू द रूरल ब्रांच ऑफ एक्सिस बैंक फॉर विच 5 लाख रुपीज ही हैज रिसीव्ड। अर्बन ब्रांच के रिलेटेड दिया एसबीआई बैंक को तो उसके लिए 3 लाख मिले। तो रूरल ब्रांच के रिलेटेड जो सर्विस है वो तो एग्जेम्प्ट है। अब जो अर्बन ब्रांच के रिलेटेड बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंक को सर्विस दी है, यहां पे आरसीएम में एसबीआई बैंक को टैक्स पे करना पड़ेगा। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने सर्विस दिया है इंदौर एसबीआई ब्रांच को जिसके लिए 2 लाख रुपए मिले हैं। और टिंकू नाम का जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है उसने एक एजेंट अपॉइंट किया मिस्टर पिंकू जो इसको सर्विसेज देता है फॉर 1 लाख। तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने जो बैंक को सर्विस दिया उस पे क्या लग जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज, और टिंकू को टैक्स पे करना पड़ेगा 2 लाख रुपए पे। और जब पिंकू ने एजेंट ने सर्विस दिया है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को, वहां पे क्या लग जाएगा? आरसीएम। तो टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को। अगेन टिंकू को ही 1 लाख रुपीज पे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी, ये आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया। अच्छा, उसके बाद अगर आरबीआई की एक ओवरसीइंग कमेटी होती है, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स किसको सर्विस दे रहे हैं? आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे केस में आरबीआई उनको जो रेम्यूनरेशन पे करेगा उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा? आरबीआई ही पे करेगा, आरबीआई ही पे करेगा। अच्छा, उसके बाद आता है एक सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम ये क्या होता है देखना, समझना।
जैसे मान लीजिए एक राम नाम का बंदा है जिसके पास 10,000 HDFC की सिक्योरिटीज पड़ी हैं, ठीक है, और यहां पे हरी जो बोरोवर है इसको 10,000 HDFC की सिक्योरिटी की जरूरत है और कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए रिक्वायर्ड है, 3 महीने के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये खरीदना नहीं चाहता क्योंकि ये खरीदेगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा और इसको सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए। तो बीच में एक क्लियरिंग एजेंट है जिसको ये पता है कि राम के पास 10,000 सिक्योरिटी पड़ी है और हरि को 10,000 सिक्योरिटी 3 महीने के लिए चाहिए, तो ये दोनों की डील करा देगा। तो राम इसको हरि को सिक्योरिटीज दे देगा 3 महीने के लिए और उसके बदले में हरि क्या करेगा, सिक्योरिटी की रेंट पे कर देगा राम को, जिसे बोलते हैं लैंडिंग फीस, जैसे कहते हैं लैंडिंग फीस। तो सर क्या इस पे टैक्स लगेगा? सर आपने तो बोला था सिक्योरिटीज पे टैक्स नहीं लगता। अगर आप सिक्योरिटी बेच देते तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन यहां पे सिक्योरिटीज क्या दिया जा रहा है, रेंट पे दिया जा रहा है, तो जो सिक्योरिटीज के लिए रेंट मिलेगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। लेकिन टैक्स कौन पे करेगा? यहां पे सर्विस किसने प्रोवाइड कराई, राम ने, और सर्विस रेसिपिएंट कौन है, हरि बोरोवर। तो यहां पे आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा हरि नाम का ये बोरोवर, यहां पे आरसीएम में टैक्स पे करेगा वो जो भी रेंट पे कर रहा है सर्विसेज के लिए, उसे बोलते हैं लैंडिंग फीस। तो यहां पे जो क्लियरिंग एजेंट है उन्होंने इन दोनों की ट्रांजैक्शन करवाई है, वो फ्री में तो करवाएगा नहीं, तो वो भी अपना कोई कमीशन या फीस चार्ज करेगा। तो यहां पे जो कमीशन और फीस चार्ज करेगा वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही क्लियरिंग एजेंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या समझे, अगर सिक्योरिटी लैंडिंग की सर्विस दी गई है किसी सिक्योरिटी बोरोवर को, तो यहां पे आरसीएम में सिक्योरिटी बोरोवर ही क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर सिक्योरिटी सर्विस दी गई है बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। देखो सिक्योरिटी सर्विस देने के अलग अलग तरीके होते हैं, हो सकता है भैया सीसीटीवी की सर्विलांस का सर्विस दिया हो सकता है कोई भाई ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करके दिया हो जिससे कि सिक्योरिटी हो सकता है कि किसी को बॉडीगार्ड चाहिए हो और बॉडीगार्ड प्रोवाइड किए गए हों। मान लीजिए सलमान खान को बार बार धमकी आ रही है और वो क्या चाहता है, बॉडीगार्ड चाहिए, तो उसने किसी सिक्योरिटी एजेंसी से बात करी और उसने उसको क्या प्रोवाइड कर दिया, बॉडीगार्ड प्रोवाइड कर दिए, तो इसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स। तो भैया क्या दे दिए, बॉडीगार्ड दे दिए जो उसकी सिक्योरिटी करेंगे। तो इस प्रकार से अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाय पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा अगर कोई सप्लायर है, मान लीजिए अगर कोई एलएलपी कंपनी दे रही है सर्विस तो वो यहां पे कवर नहीं होगा। कंपनी एलएलपी फॉरेन कंपनी के अलावा अगर कोई सर्विस देता है, ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई इंडिविजुअल है, किसको देता है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। सर ऐसा क्यों किया? अरे भाई कल को सिक्योरिटी सर्विस देते हैं वो पहले से ही पूरे हट्टे कट्टे होंगे, कल को टैक्स लेने के मारपीट कर दी तो यहां पे बोला कि जो रजिस्टर्ड पर्सन इनसे सर्विसेज लेगा उसे आरसीएम में क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो सप्लायर कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना रजिस्टर्ड पर्सन कुछ लोग ऐसे होंगे जहां पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। देखना अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, मतलब दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, एक तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, एक टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है तो उनके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज में सिक्योरिटी एजेंसी को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, कौन होता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में। तो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है तो ऐसे केस में आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। देखना यहां पे आरएसए फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कराई है किसको, XYZ लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा, XYZ लिमिटेड पे करेगा यहां पे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर सर्विस दी गई है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रहने की जगह को रेंट पे दिया गया है, किसको, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या लग जाएगा यहां पे, आरसीएम लग जाएगा। इसको मैंने यहां पे एग्जांपल बना के दिए, समझते हैं। देखो
फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ रेंटिंग सर्विसेज फॉर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। देखो सप्लायर कोई भी हो, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, कौन सी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर उसने उसे रेंट पे दे दिया, किसको, अगर टेनेंट है मान लीजिए अनरजिस्टर्ड और उसे किस पर्पस के लिए दी गई है, रहने के लिए दी गई है, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी गई है रेजिडेंस के लिए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है रहने के लिए और वो भी प्रोप्राइटर जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए ये प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा है, तो वहां पे भी एग्जेम्प्ट होगा। हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर के फॉर्म में है और उसने अपने खुद के रहने के लिए प्रॉपर्टी अगर रेंट पे ली है, तो वहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी अदर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है, किसी अदर रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दी है, तो भैया रेजिडेंस के लिए दी हो तो भी टैक्सेबल हो जाएगी, और टैक्सेबल होगी तो कौन टैक्स पे करेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल पर्पस के लिए दी गई है, रहने के लिए नहीं, वहां पे बिजनेस खोलने के लिए दिया है, एनी पर्सन प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पस। मान लीजिए आपके पास एक फ्लैट है लेकिन उस फ्लैट में आपने बिजनेस करने के लिए दे दिया, तो ऐसे केस में भले ही वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है लेकिन आपने यूज किसके लिए दिया है, कमर्शियल के लिए, तो भैया किसको दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन यहां पे आरसीएम में टैक्स पे करेगा। आपने चाहे रहने के लिए दिया हो चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए दिया हो, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो वो आरसीएम में टैक्स पे करेगा। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया तो भैया आरसीएम तो तभी लगेगा ना जब आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा। और एग्जेम्प्ट भी नहीं है, क्योंकि एग्जेम्प्ट तब होता अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंस पर्पस के लिए देते, हमने यहां पे कमर्शियल पर्पस के लिए दिया है, इसका मतलब यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और सप्लायर यहां पे टैक्स पे करेगा। अगर सप्लायर टैक्सेबल पर्सन होगा तो टैक्स पे कर देगा, अगर सप्लायर टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहां पे इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बोला, मतलब इसमें क्या है कि अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी है, रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, चाहे किसी ने दी हो, तो वहां पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, किसी भी पर्पस के लिए दी हो। अगर आपने कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रहने की जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है उसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, कोई कमर्शियल स्पेस, कोई शॉप है, कोई मॉल है, उसको अगर आपने रेंट पे दिया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने दिया है, मतलब सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में सप्लायर कोई भी हो आरसीएम लग जाता था, लेकिन यहां पे सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तभी आरसीएम लगेगा। और किसको दी गई है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो आरसीएम लग जाएगा। और किसने दी है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने। तो देखना, मान लीजिए कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कोई एग्जेम्पशन तो है ही नहीं, तो एग्जाम्प्ट तो होगा ही नहीं। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो भले वो अनरजिस्टर्ड को दे चाहे वो रजिस्टर्ड को दे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तभी लगेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। तो यहां पे दोनों में फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और सप्लायर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और उसने सर्विस दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, तो भैया यहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी किसकी होगी, सप्लायर की। अब क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो यहां पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन है टेनेंट और वो भी अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, तो रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स पे करेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। हाँ, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी है तो आरसीएम तो नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सप्लायर को टैक्स पे करना है। लेकिन क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में यहां पे भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहां पे मैंने एक तो आपको एग्जांपल के फॉर्म में बता दिया, एक मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बताया। जैसे भी आप याद करना चाहो वैसे कर सकते हो। अगर आप चार्ट फॉर्म में देखते हो तो कैसे देखोगे, सबसे पहले देखोगे सप्लायर कौन है।
अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो देखो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है तो आरसीएम लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है क्या। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, तो क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। एक्सेप्ट अगर वो प्रोप्राइटर हुआ, खुद के रहने के लिए लेगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में ध्यान रखना, क्योंकि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंस के लिए दी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वहां पे एग्जेम्पशन हो जाएगा, आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है तो भैया यहां पे क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, लेकिन दोनों ही टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो जीएसटी पे नहीं होगा। अब सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट यहां पे रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट यहां पे रजिस्टर्ड है, तो ध्यान रखना अगर तो है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो यहां पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, और अगर है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो भी आरसीएम लग जाएगा। लेकिन अगर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दी गई है रेंट पे तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो इस चार्ट फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे तो आपका कोई भी पॉइंट गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं। तो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को आपको समझना है, दोनों में क्या फर्क है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, यहां पे अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात हो रही है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई म्यूजिक कंपोजर है जो नए नए म्यूजिक बनाता है, कोई फोटोग्राफर है जो तगड़ी तगड़ी फोटो खींचता है, बिल्कुल यूनिक, आर्टिस्ट है कोई नई पेंटिंग बनाता है, कुछ इस तरीके का काम करता है, ऑथर है जो नई नई बुक्स लिखता है। अब उसे क्या डर होता है कि अगर उसने कोई नया काम किया तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है, कोई नया काम करने में अपना दिमाग लगता है, उसकी जो क्रिएटिविटी लगती है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका कॉपी कर लेगा तो क्या ही मतलब रह जाएगा। तो इसके लिए वो अपना जो काम करते हैं उसका क्या करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं कि भैया कोई दूसरा व्यक्ति इस काम को कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा, अगर इन्होंने सर्विसेज दी है किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, पब्लिशर को, समझना जो म्यूजिक कंपोजर है वो म्यूजिक कंपोज करता है और उसके बाद किसी म्यूजिक कंपनी को बेच देता है कि आप इस म्यूजिक का यूज करके सॉन्ग्स बनाओ और मार्केट में बेचो। अब उसके लिए म्यूजिक कंपनी उसको क्या देती है, पैसा देती है, रॉयल्टी देती है। इसी प्रकार से जो फोटोग्राफर और आर्टिस्ट होते हैं ये लोग भी अपना जो है प्रोड्यूसर को सामान बेच देते हैं कि आप बेचो और उसके लिए इनको पैसा मिलता है। उसी प्रकार से ऑथर भी होता है जो बुक लिखता है, वो भी अपनी बुक पब्लिशर को दे देता है जो छाप करके और मार्केट में सेल करता है और उससे आने वाली रॉयल्टी आर्टिस्ट को देता है। तो यहां पे म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और ऑथर ने अपना कॉपीराइट ट्रांसफर कर दिया है किसको, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और पब्लिशर को, ताकि वो इसका यूज करें, ठीक है, उसके बदले में इनको क्या मिलता है, पैसा। तो जो यहां पे सर्विस प्रोवाइड की गई है, यहां पे आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, ये म्यूजिक कंपनी, ये प्रोड्यूसर या फिर ये पब्लिशर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यहां पे टैक्स पे करेंगे। लेकिन बात समझना, यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेंगे, बात खत्म होगी। क्यों हुआ सर, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऑथर हैं, उनको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन यहां पे जो म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और पब्लिशर्स हैं ये लिमिटेड है और इनको पकड़ना बहुत आसान है। अगर मान लो एक पब्लिशर को पकड़ लिया तो उसके पास जितने भी ऑथर हैं सब यहां पे पकड़े जाएंगे, तो इसका मतलब रेसिपिएंट को पकड़ना आसान है, तो यहां पे क्या लगाया, आरसीएम लगाया। लेकिन यहां पे ऑथर को एक ऑप्शन दे दिया गया, म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट और फोटोग्राफर को नहीं दिया गया, सिर्फ ऑथर को दिया गया जो बुक लिखता है। तो ऑथर को ऑप्शन दिया गया कि तुम चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर सकते हो, जैसे जीटीए को ऑप्शन दिया गया था, वैसे ही ऑथर को ऑप्शन दिया गया कि आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। क्या, एक तो ऑथर को रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर जीएसटी और उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना चाहता हूं, और उसके बाद जिस दिन उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया उससे 1 साल तक उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्स पे करना पड़ेगा, वो जीएसटी से बाहर नहीं हो सकता, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं जा सकता। लेट्स से 1 सितंबर 2024 को उसने ऑप्शन ऑप्ट किया तो
31 अगस्त 2025 तक वो उसे फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में नहीं पे कर सकता। उसके बाद अगर ऑथर को इनवॉइस इशू करेगा, जब कोई ऑथर इनवॉइस इशू करेगा उसे उसके ऊपर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। इसके लिए एग्जांपल है, मान लीजिए मिस्टर राहगीर है, उन्होंने एक बुक लिखी है और इसके जो राइट्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए रूपा पब्लिकेशन को फॉर 10 लाख रुपीस, और उन्होंने गाना भी कंपोज किया है जिसके राइट्स उन्होंने टी सीरीज को सेल कर दिए 20 लाख रुपए में। तो यहां पे जो 10 लाख रुपए का अमाउंट है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो रिवर्स चार्ज में रूपा पब्लिकेशन पे करेगा, लेकिन अगर राहगीर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर सकता है और खुद टैक्स पे कर सकता है। लेकिन जो यहां पे म्यूजिक बेचा है तो यहां पे म्यूजिक ऑन 20 लाख रुपीस, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टी सीरीज को ही टैक्स पे करना पड़ेगा, राहगीर पे नहीं कर सकता, आरसीएम ही लगेगा, यहां पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके बाद एक लास्ट एंट्री, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। अच्छा, अगर आपने मोटर व्हीकल को रेंट पे लिया है, ऐसा मोटर व्हीकल जिसमें पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है, गुड्स वाला नहीं, पैसेंजर्स वाला, ठीक है, कोई कार हो गई, कोई बस हो गई, इस तरीके का, तो आपने लिए जहां पे फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन दी कंसीडरेशन। लेट्स से आपको जयपुर से दिल्ली जाकर के वापस आना है, तो टोटल रास्ता है 500 किलोमीटर। आपने कार वाले को हायर पे लिया और उसे बोला कि भाई साहब 500 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो बोला कि सर 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दे देना, तो जितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी 15 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दे देना, उसके अंदर पेट्रोल का खर्चा भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो उसके अंदर फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है उस कंसीडरेशन के अंदर। इसे बोलते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, जहां पे फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है कंसीडरेशन के अंदर, क्योंकि जो फाइनल पैसा चार्ज किया जा रहा है उसके अंदर फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। अगर ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है बाय बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट कोई कंपनी, कोई एलएलपी प्रोवाइड करती है, तो वहां पे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, उस कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी एलएलपी के अलावा कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो किसको प्रोवाइड करता है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब दोनों ही अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर भी और रेसिपिएंट भी, तो ऐसे केस में भी फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा और सप्लायर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहां पे सप्लायर को ऑप्शन दिया गया कि आप ऐसा करो, या तो आप 12% टैक्स रेट ऑप्ट कर लो, अगर 12% टैक्स रेट ऑप्ट करोगे तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा सप्लायर को। अगर उसने 5% वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, जहां पे फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, वहां पे सिर्फ एक ही केस में आरसीएम आएगा, अगर सप्लायर आपका अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है और टैक्स रेट क्या है 5%, तभी आरसीएम आएगा। ध्यान रखना क्या क्या कंडीशन होगी। आपने मोटर व्हीकल को रेंट पे लिया है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल किया है, ठीक है, सप्लायर आपका बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट आपका सप्लायर आपका अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट है, टैक्स रेट आपकी 5% होनी चाहिए, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड होना चाहिए और पैसेंजर को कैरी करने वाला व्हीकल होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो आपको यहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बात समझना, यहां पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन दोनों में फर्क होता है। मेरे को दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली आना था, तो मैंने व्हीकल रेंट पे ले लिया 15 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। अब उस व्हीकल को कब लेके जाना है, किस रास्ते से लेके जाना है, वो सारा डिसाइड कौन करेगा, मैं करूंगा, रेसिपिएंट करेगा डिसाइड, जिसने रेंट पे लिया है। सामने वाले का काम है व्हीकल चला के लेके जाना, अगर कोई जितने किलोमीटर चलेगा उतना पैसा मैं उसको दे दूंगा। तो मैंने रेंट पे ले लिया व्हीकल मैंने रेंट पे ले लिया, जहां पे मैंने पीरियड ऑफ टाइम के लिए व्हीकल रेंट पे लिया है, जहां पे मैं खुद डिफाइन करूंगा, रेसिपिएंट डिफाइन करेगा हाउ एंड व्हेन व्हीकल विल रन इंक्लूडिंग शेड्यूल एंड रूट, किस शेड्यूल पे कब चलेगा, किस रूट पे चलेगा, ये डिसाइन कौन करेगा, रेसिपिएंट डिफाइन करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, कोई व्यक्ति जा रहा था जयपुर से दिल्ली, मान लीजिए ब्लाब्ला ऐप का एग्जांपल लेते हैं, ब्लाब्ला कार एक ऐप होता है, तो वहां पे अगर कोई भी जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो वो अपना कार लिस्ट कर देगा कि भैया मेरे पास एक सीट अवेलेबल है, किसी को जाना है तो चलो।
तो मैंने क्या किया, उसको 700 रुपीज दिए और मैंने बोला कि भैया मुझे जयपुर से गुड़गांव छोड़ देना है, दिल्ली छोड़ देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कार किस रास्ते से जाएगी, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कितने बजे जाएगी, कितना टाइम में जाएगी, ये सब डिसाइड करेगा सप्लायर। मैं सिर्फ उसको एक टिकट का पैसा दूंगा और वो मेरे को ले जाएगा। इसे बोलते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जहां पे रूट और शेड्यूल पहले से डिटरमाइंड होता है, आप डिसाइड नहीं करोगे, तो इसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, आरसीएम सिर्फ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे लगेगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे नहीं लगेगा। एग्जांपल लिया है, मिस्टर जोश प्रोवाइड मोटर व्हीकल ऑन रेंट अगेंस्ट द कंसिडरेशन इंक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट। मिस्टर जोश क्या हो गया, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, टू बीसीजी लिमिटेड फॉर 5 लाख। तो यहां पे किसको प्रोवाइड किया, बॉडी कॉर्पोरेट को, तो यहां पे क्या लग जाएगा, आरसीएम। इसने आरएसए फर्म को प्रोवाइड किया जो कि खुद अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, मिस्टर जोश को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी जो है एंट्रियां कंप्लीट होती हैं। अब एक और चीज है, हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस पढ़ा था कहां पे, सप्लाई चैप्टर में, कि अगर आउट ऑफ इंडिया वाला बंदा इंडिया में कोई सर्विसेज देता है तो सर्विसेज बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, आउट ऑफ इंडिया वाला बंदा इंडिया में सर्विस देता है टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। आउट ऑफ इंडिया वाला बंदा इंडिया वाले बंदे को अगर कोई सर्विस देता है उसे बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो वहां पे टैक्स कौन पे करेगा, इंडिया वाला बंदा पे करेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ध्यान रखना, बाहर वाले बंदे को पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे केस में इंडिया वाले बंदे को ही बोला गया कि भैया तुम टैक्स पे करो, तो यहां पे इंडिया वाला बंदा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। ध्यान रखना, यहां पे अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है तो यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा। अब ये जो कौन होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके फाइनल लेवल पे आएगा, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होता है उसके अंदर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और इंडिया वाला रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। अब देखना, बहुत सारी एंट्री में क्या आया था, टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी। जहां पे भी रेसिपिएंट की बात कर रहे थे तो हमने देखा वहां पे लिखा हुआ था लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। जैसे यहां पे देखो, यहां पे लिखा है कि टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, यहां पे लिखा है कि टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या है, देखो हमने बोला कि जो व्यक्ति सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, जो रेसिपिएंट सर्विसेज ले रहा है जिसपे आरसीएम लग रहा है, वो आरसीएम तभी लगेगा अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। मुझे बताओ, अगर ये रेसिपिएंट इंडिया के बाहर होता, टैक्सेबल टेरिटरी से मतलब क्या है, जहां पे हम टैक्स लगा सकते हैं, मतलब इंडिया। अगर ये आउट ऑफ इंडिया होता तो क्या हम रेसिपिएंट को आसानी से पकड़ सकते थे, भाई नहीं पकड़ पाते। भाई आउट ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट कैसे पकड़ पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आउट ऑफ इंडिया अगर कोई रेसिपिएंट है तो उस पे आरसीएम नहीं लगेगा। अगर वो रेसिपिएंट इंडिया के अंदर है, टैक्सेबल टेरिटरी में है, तभी आरसीएम लगेगा। ये सारी एंट्रीज में आ रहा था, इसलिए मैंने आपको एक साथ लास्ट में बता दिया कि इसका मतलब क्या है। तो आपको मोस्ट ऑफ द जगह पे ये देखने को मिल जाएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम में आएगा। चलिए उसके बाद कुछ बातें कर लेते हैं आरसीएम के ही रिलेटेड, कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एनी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी जिसका खुद का एग्जिस्टेंस है, जैसे एलएलपी हो गया, कंपनी हो गया, या कंपनी जो इंडिया के आउटसाइड फॉर्म हुई है उसे बोलते हैं फॉरेन कंपनी, ये भी आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म नहीं आएगी, पार्टनरशिप फर्म भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। तो एलएलपी क्या होता है, देखना, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट के भी लक्षण हैं और पार्टनरशिप फर्म के भी लक्षण हैं। अगर एलएलपी दिया हुआ है तो एलएलपी को हम पार्टनरशिप फर्म भी कंसीडर करेंगे। अच्छा, बिजनेस एंटिटी, कई जगह पे वर्ड यूज हुआ, बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दी गई है। बिजनेस एंटिटी का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, बिजनेस एंटिटी। चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे कंपनी हो, कोई भी हो, अगर बिजनेस कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस एंटिटी कहलाएगा। अब समझना, सब जब नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो सप्लायर ही टैक्स पे करता है, सप्लायर टैक्स पे करता है। तो इनवॉइस भी कौन इशू करता है, सप्लायर इनवॉइस इशू करता है। लेकिन अगर लगेगा आरसीएम, अगर लगेगा आरसीएम तो टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा। तो सर आरसीएम के केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा। मान लीजिए मैंने किसी दुकानदार से सामान खरीदा तो दुकानदार मेरे को डॉक्यूमेंट देगा क्या अगर आरसीएम लग रहा है। तो देखना,
अगर आपके किसी एंट्री पे आरसीएम लग रहा है और सप्लायर आपका रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो भैया टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपेंट ही पे करेगा क्योंकि आरसीएम लग रहा है। लेकिन जो इनवॉइस इशू करेगा वो कौन करेगा? सप्लायर इशू करेगा, क्योंकि सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट क्या करेगा? खुद को खुद इनवॉइस करेगा। इसे बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग। रेसिपिएंट खुद ही इनवॉइस इशू करेगा और टैक्स भी खुद ही पे करेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सप्लायर है जो सारी की सारी सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करता है जो या तो एग्जेम्प्ट है या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, इसका मतलब उस सप्लायर को तो टैक्स पे करना ही नहीं है। तो भैया उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या जीएसटी में? जरूरत ही नहीं है भाई, उसे टैक्स ही नहीं पे करना। लेट्स से जीटीए। अब जीटीए के केस में अगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट ना करे तो सारा का सारा टैक्स कौन पे करेगा? सामने वाला व्यक्ति। लीगल सर्विसेज, अगर लीगल सर्विसेज में लॉयर को तो टैक्स पे करना ही नहीं होता, सारा का सारा टैक्स कौन पे करता है? सामने वाला व्यक्ति पे करता है या फिर एग्जेम्प्ट होता है। तो ऐसे केस में सप्लायर का तो कोई लायबिलिटी ही नहीं आता जीएसटी में, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत भी क्या है? मान लो उनका टर्नओवर 1 करोड़ 1.5 करोड़ भी चला गया, लेकिन टैक्स तो कौन पे करने वाला है? सामने वाला। तो इनको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं बॉस। तो ऐसे केस में इफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी सप्लायर इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ऐसे केस में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत जीएसटी में नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रेसिपिएंट है, कोई सामान परचेज करता है, ठीक है, और उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है, उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आरसीएम एप्लीकेबल हो गया लेकिन उसका टर्नओवर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट से कम है, तो सर वो आरसीएम में टैक्स कैसे पे करेगा? तो भाई साहब उसको आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आरसीएम में कोई सर्विसेज लेता है और उसके ऊपर आरसीएम अगर कोई सर्विस लेता, आरसीएम की लायबिलिटी आ रही है, तो भले उसका टर्नओवर कितना भी हो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर मान लो अगर आरसीएम तभी लगता है अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट, तब क्या होगा? तब तो भैया अगर कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड होगा तो उसके ऊपर आरसीएम आएगा ही नहीं, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पे डायरेक्टली बोला एक एंट्री में, यहां पे बोला, मान लीजिए यहां पे बोला गया है, लेट्स से सर्विसेज अगर दी गई है पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप की, तो यहां पे बोला गया पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म ने सर्विस ली है तो भले ही वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ गई तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे ये चीज बोली गई है। यहां पे हमारा आरसीएम कंप्लीट होता है। अब देखो आरसीएम में क्या है, आपको 15-16 एंट्रीज दी गई हैं। मोस्ट ऑफ द एंट्रीज का मैंने लॉजिक भी बताया है कि भैया क्यों आरसीएम लगाया गया, और बाकी इनको याद करने के लिए मैं तरीका बताता हूं। जैसे अब बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड यहां पे 4-5 एंट्रीज थी, ठीक है, तो उन सबको मैंने एक साथ पढ़ा दिया, तो आप उन सबको एक बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड याद कर सकते हो। आपको जो रेंटिंग के रिलेटेड थी, तो रेंटिंग के रिलेटेड यहां पे 2-3 एंट्रीज थी, वो तीनों एंट्रीज मैंने आपको साथ में करवा दी। तो इस तरीके से आप क्लब करके, जैसे अपन ने सेक्टर वाइज एग्जेम्पशन पढ़ा था, वैसे ही सेक्टर वाइज आपको आरसीएम की एंट्रीज भी याद करनी है। लेकिन ध्यान रखना यहां पे बहुत ही माइन्यूट चीजें पूछी जाती है, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर भी करी हैं और हाईलाइट भी करके दी। जैसे मान लीजिए डीएसए सर्विस दे रहा है, तो यहां पे लिखा हुआ कि अगर इंडिविजुअल डीएसए सर्विस देगा तभी आरसीएम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया यहां पे इंडिविजुअल डीएसए है ना, तभी आरसीएम लगेगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे मान लीजिए यहां पे बोला गया रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी एफआई एनबीएफसी को देगा तभी आरसीएम लगेगा, तो अगर इसके अलावा हुआ तो आरसीएम नहीं लगेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, एक सप्लायर दिया होता है और सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाईज दी होती हैं, उसने क्या क्या सेल किया है, और आपसे पूछा होता है कि इसके लिए, इस सप्लायर के लिए टैक्सेबल सप्लाईज बताओ। ठीक है, तो इसकी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई होंगी, अगर उसकी आउटवर्ड सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी तो किसके
लिए टैक्सेबल सप्लाई होगी? सप्लायर के लिए। अगर ये आरसीएम में टैक्सेबल होगी तो किसके लिए होगी? रेसिपिएंट के लिए टैक्सेबल सप्लाई होगी। तो अगर आपसे सप्लायर का पूछा है टैक्सेबल सप्लाई तो सिर्फ आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाली बताओगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली किसकी लायबिलिटी है? रेसिपिएंट की, तो वो यहां पे नहीं आएगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। और अगर मान लो एग्जेम्प्ट है तो फिर किसी की भी लायबिलिटी नहीं है तो भी ये टैक्सेबल सप्लाई में नहीं आएगा। और आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए बताया गया कि एक रेसिपिएंट है, उसने काफी सारी सर्विसेज अवेल करी हैं, तो ध्यान रखना, अगर उन सर्विसेज पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो उनका सप्लायर टैक्स पे करेगा, तो इस रेसिपिएंट की लायबिलिटी में नहीं आएगा। अगर उस सर्विसेज पे आरसीएम लगेगा तो ये लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? रेसिपिएंट की। तो अगर आपसे रेसिपिएंट की लायबिलिटी पूछा है तो सिर्फ ये आरसीएम वाली एंट्रीज आपको बतानी है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर करना होगा। आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आरसीएम कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी। देखो बीच बीच में वर्ड आ रहा था कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, तो वो वर्ड भी मैं आपको यहां पे क्लियर करवा दूंगा उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, नॉर्मली हमने अभी तक डिस्कशन किया कि सर अगर किसी का टर्नओवर 10 लाख 20 लाख 40 लाख से अगर क्रॉस कर जाता है तो उसे कॉम्पोजिशन स्कीम, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसे क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाते ही वो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन बनते ही उसे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी, और उसके रिलेटेड ढेर सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी, रिटर्नें फाइल करनी पड़ेंगी, टैक्स पे करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन समझो, अगर मान लो कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है जिसका पूरे साल में टर्नओवर है लेट्स से 50 लाख रुपीस, ठीक है, अब ये मान लीजिए ट्रेडर है, ठीक है, और ये ट्रेडर के मार्जिन कितने होते हैं? 2 से 5%। चलो मैं फिर भी 10% ले लेता हूं, तो मार्जिन कितना हो गया? 5 लाख रुपीस। अब 5 लाख रुपए में वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? अब 5 लाख रुपए में उसे अपना घर भी चलाना है और उसके साथ साथ उसे जीएसटी की कंप्लायंस भी करनी पड़ेगी क्योंकि उसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया। तो ये गवर्नमेंट को बोले कि भैया ये तो हमारे लिए टफ हो गया कि हम तो छोटे मोटे व्यापारी हैं, इतना तो हम कमाते ही नहीं कि हम तुम्हें कंप्लायंस में पैसा डाल दें। तो यहां पे बोला गया फॉर रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन एक सिंपल टैक्स मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। गवर्नमेंट ने कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम लाया जो कि कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी और ऑप्शनल है। इसमें क्या बोला? गवर्नमेंट बोली कि देखो मान लो ये सामान बेचता है ए बी सी डी, एक पे 12%, एक पे 5%, एक पे 18%, एक पे 28%, ये सब टैक्स रेट लगती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे कंप्लायंस में दिक्कत आ रही है, तुम क्या करो, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ले लो, जितना तुम्हारा टोटल टर्नओवर है उसका एक सर्टेन परसेंटेज क्या कर देना? टैक्स पे कर देना, और वो परसेंटेज भी कम रखी गई है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अलग अलग टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, बार बार रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वार्टरली एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा, जो कि नॉर्मली आपको साल में 36 रिटर्न फाइल्स करनी पड़ती हैं, आपको पूरे साल में 4 से 5 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी, उतने में काम हो जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लायंस बर्डन आसान किया गया। लेकिन किनके लिए किया गया उसकी बात करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लाई गई कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2). किनके लिए लाई गई? अगर कोई सप्लायर गुड्स की सप्लाई करता है, या तो वो गुड्स का ट्रेडिंग करता है या गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, या फिर कोई सप्लायर रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर कोई रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर गुड्स की सर्विसेज सप्लाई प्रोवाइड करता है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) ऑप्ट कर सकता है। लेकिन कब? इफ aggregate turnover of any supplier of goods or restaurant service provider does not exceed 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से अगर एक्सीड नहीं करता है तभी वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। और अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगा तो वो स्पेसिफाइड रेट से टैक्स पे करेगा। वो हम क्या स्पेसिफाइड रेट है वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे ये लिमिट कम होकर के कितनी रह जाती है? 75 लाख रह जाती है। हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में कुछ 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया था। उन 11 स्टेट में से कुछ 8 स्टेट ऐसे हैं जिनके ऊपर लिमिट 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख लगेगी, बाकी सब स्टेट पे 1.5 करोड़ की लिमिट लगेगी। तो ध्यान रखना, याद करने के लिए आप लाइन याद रखोगे, ए आर रहमान का नेम सुमित है, तो ए आर से अरुणाचल प्रदेश, रहमान के MAN से मणिपुर, MN से NA से नागालैंड,
ME से मेघालय, S से सिक्किम, U से उत्तराखंड, M से मिजोरम और T से त्रिपुरा। ये आप याद करोगे। ये 8 स्टेट ऐसे हैं जिनके ऊपर लिमिट क्या है 75 लाख रुपीस। और उसके अलावा आप हज याद कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर। ये उन 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में से 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऐसे हैं जहां पे लिमिट 1.5 करोड़ ही लगेगी, और अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो सब में क्या लगेगा 1.5 करोड़। तो अगर आप ये 8 स्टेट के अंदर बिजनेस करते हो, तो अगर आपका टर्नओवर 75 लाख तक है पिछले साल में, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप इनके अलावा किसी स्टेट में बिजनेस करते हो, तो अगर आपका टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ तक है, तो आप क्या कर सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो अंडर सेक्शन 10(1), 10(2). लेकिन सर यहां पे जो कॉम्पोजिशन स्कीम दी गई वो ट्रेडर को दी गई, मैन्युफैक्चरर को दी गई और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को दी गई। सर बाकी सर्विस वाले जो आर्किटेक्ट थे, मान लो आर्किटेक्ट थे, हेयर ड्रेसिंग वाले थे, टेलर था, ये सब लोग बोले कि भैया हम भी तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम भी तो इस देश में रहते हैं, हमने क्या बुरा कर दिया। तो गवर्नमेंट बोली कि भाई तुम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तुम्हारे मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं, तो तुम कंप्लायंस कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, मार्जिन हमारे कम है, मार्जिन हमारे ज्यादा हैं, तो आपने उनको 1.5 करोड़ का लिमिट दिया है, आप हमें कम लिमिट दे दो। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली, कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a). अब जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) ऑप्ट नहीं कर सकते, वो किस में जाएंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) में जाएंगे और बोलेंगे कि भैया हमने कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑप्ट किया है। तो ऐसे केस में वो तभी ऑप्ट कर पाएंगे अगर उनका टर्नओवर पिछले साल में 50 लाख से एक्सीड नहीं करता। अगर 50 लाख तक का टर्नओवर है उनका पिछले साल में, तभी वो कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑप्ट कर सकते हैं, और इस केस में वो स्पेसिफाइड रेट से टैक्स पे करेंगे। वो स्पेसिफाइड रेट क्या है वो हम बात करेंगे। तो यहां पे हमने 2 चीजें पढ़ी हैं कि भैया अगर 10(1), 10(2) ऑप्ट करना है तो 1.5 करोड़ तक का लिमिट, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख का, और अगर आपने 10(2)(a) वाली स्कीम ऑप्ट करी है तो 50 लाख तक का टर्नओवर हो सकता है। तो अब हमें पहले तो यह पता लगाना है कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ताकि हम पता लगा सकें कि किसी का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरी बात पता लगानी है कि स्पेसिफाइड रेट क्या है जिससे हमें टैक्स पे करना है। तो चलिए सबसे पहले पता लगाते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर बोलता है कि अगर कोई एक बंदा है, उसके पूरे इंडिया के अंदर जितने भी अलग अलग बिजनेसेस हैं, उन सबका टोटल टर्नओवर देखो, उसे बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। सो टर्नओवर कैलकुलेटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस हैविंग सेम पैन। मान लीजिए एक राम नाम का बंदा है, ठीक है, उसके 3 जगह पे बिजनेस हैं, समझना, राम नाम का बंदा है, उसके 3 जगह बिजनेस है, राजस्थान, पंजाब और मान लीजिए हरियाणा। राजस्थान में 60 लाख, पंजाब में मान लीजिए 40 लाख और हरियाणा में 30 लाख का टर्नओवर है। तो अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं तो राम एक ही बंदा है, उसके 3 प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो तीनों का टोटल करेंगे 130 लाख आपका क्या आ जाएगा, यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा। मतलब ऑल इंडिया बेसिस पे सेम बंदा अलग अलग जितने बिजनेस कर रहा है सबका टोटल कर लो। अब इसके अंदर आएगा क्या, जितनी भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज करी हैं, जितना भी आपने सेल किया है वो यहां पे आएगा। जो आप परचेज करते हो वो आपका टर्नओवर नहीं होता, जो आप सेल करते हो वो आपका टर्नओवर होता है। तो जो भी आपने सेल किया है, हो सकता है टैक्सेबल हो सकता है एग्जेम्प्ट हो, मतलब आपने कोई भी सप्लाई करी है जहां पे आप सप्लायर हो सकता है वो टैक्सेबल हो सकता है एग्जेम्प्ट हो सकता है इंट्रा स्टेट सप्लाई हो सकता है इंटर स्टेट सप्लाई हो सकता है आपने आउट ऑफ इंडिया भेजा हो, एक्सपोर्ट किया हो, या फिर कई बार अदर देन जीएसटी के टैक्सेस भी आप सेल करते हो। वो कैसे होता है देखो, मान लीजिए आपने तंबाकू बेचा, तंबाकू के ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। मान लीजिए 15 लाख रुपए का तंबाकू था, उसके ऊपर 5 लाख लग गया एक्साइज और 4 लाख रुपए लग गया जीएसटी, तो टोटल कितना हो गया 24 लाख का सेल हो गया। तो यहां पे देखना 15 लाख रुपए का तंबाकू था और 5 लाख रुपए का टैक्सेस अदर देन जीएसटी था, वो भी क्या बनेगा, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। तो यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर में 20 लाख इंक्लूड होगा। तो ध्यान रखना, अगर जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्सेस आप कस्टमर से वसूल कर रहे हो तो वो भी आपके टर्नओवर का पार्ट बनेगा। क्या क्या टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा,
तो अगर आपने कोई भी परचेज करी है, चाहे उसके ऊपर आप आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो, चाहे आप आरसीएम में टैक्स पे नहीं कर रहे हो, जो भी आपका परचेज है वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा जो भी आप जीएसटी के अंदर टैक्स पे कर रहे हो, लेट्स से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर कंपनसेशन सेस, वो भी आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। उसके अलावा अगर आपने कोई लोन, डिपॉजिट, एडवांस करवाया है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये क्या होती है? एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है। सर एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा तो फिर हमारे टर्नओवर में आना चाहिए, लेकिन यहां पे सारे बिजनेसेस का कोई ना कोई लोन, डिपॉजिट, एडवांस होता है तो वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। तो सबको थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए क्या बोल दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर में हम इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन, डिपॉजिट, एडवांस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट देखने को मिलता है तो आपको यहां पे इंक्लूड नहीं करना है आपके एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। अब एक और बात समझना कि मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और 30 जून को आपको क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ गई, 20 लाख का आपका टर्नओवर हो गया। सर यहां तक आपने 20 लाख का टर्नओवर किया, उसके बाद 1 नवंबर तक आपने 60 लाख का और टर्नओवर कर दिया। तो अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना होगा? सर यहां पे 20 लाख भी इंक्लूड होगा प्लस 60 लाख भी इंक्लूड होगा। उस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड में आप रजिस्टर्ड नहीं थे या लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं थे, उस दौरान भी अगर आपने कोई टर्नओवर किया है तो वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ बीइंग लायबल टू बी रजिस्टर्ड इज आल्सो इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। अब एक बात समझना सर, अगर कोई कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन होता है, अगर कोई कॉम्पोजिशन ऑप्ट करके रखा है तो वो किसी भी प्रकार से इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता इन करंट ईयर, करंट ईयर में वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। तो सर फिर आपने एग्रीगेट टर्नओवर में इंटर स्टेट सप्लाई क्यों लिखा है? जब वो इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकता तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर में कैसे आएगा? सुनो, हम एग्रीगेट टर्नओवर जो कैलकुलेट करते हैं वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी करते हैं। किसका? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी करते हैं। तो ऐसे केस में आप ये देखो कि एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेट करोगे तो भैया मैं इस साल तो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन पिछले साल तो कर सकता था। अगर पिछले साल अगर आपका कोई इंटरस्टेट सप्लाई वगैरह होगा तो वो आपके टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब आप पिछले साल का कैलकुलेट करोगे तो आपके इंटरस्टेट सप्लाई यहां पे काम आएगा। ये यहां पे मैंने आपको नोट दिया है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफाइड रेट क्या होंगे, किस पे टैक्स लगेगा? देखना, अगर मैन्युफैक्चरर है, कोई मैन्युफैक्चरर है तो उस पे ऊपर लगेगा 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। अब इसके अंदर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज भी आ जाएंगी और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आ जाएंगी। चाहे देखो, अगर आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहे होते तो भैया आप सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे टैक्स पे करते, लेकिन क्योंकि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है और आपके लिए चीजें सिंपल की गई हैं तो यहां पे बोल दिया गया आपको टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों टर्नओवर के ऊपर 0.5% सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी पे करना पड़ेगा टोटल टर्नओवर पे। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है अंडर सेक्शन 10(2)(a) तो भैया आपको 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी टोटल टर्नओवर इन स्टेट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर आपको टैक्स पे करना है। सर ऐसा क्यों किया, अलग अलग रेट क्यों रखी? देखो, जो सर्विस कॉम्पोजिशन में है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है उनका मार्जिन सबसे ज्यादा होता है, तो उन्हें बोला कि भैया आपको 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी पे करना है। उसके बाद कम मार्जिन किसका होता है? रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर का, तो उसे बोला कि भैया 2.5%, 2.5%। उसके बाद कम मार्जिन किसका होता है? मैन्युफैक्चरर का, तो उसे बोला 0.5%, 0.5% टोटल टर्नओवर पे, और उससे भी कम होता है मार्जिन ट्रेडर का, तो उसे बोला भैया 0.5%, 0.5% सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे कर देना। तो यहां पे इस तरीके से बात की गई है। अब सर ये टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है ये आपको बताओ। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर की जब हमने बात करी तो ऑल इंडिया बेसिस पे बात करी, लेकिन जो टर्नओवर इन स्टेट की बात हो रही है वो स्टेट लेवल पे बात होगी। कैसे समझना, अगर मान लीजिए राम नाम का बंदा है, उसके पास एक पैन है, तो हमने पहले ही बोला था जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। अगर वो 3 जगह पे बिजनेस करता है, मान लीजिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब,
तो उसे तीनों स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो सप्लाईज वो राजस्थान से करेगा उस पे टैक्स उसे राजस्थान में पे करना पड़ेगा, जो सप्लाईज वो हरियाणा से करेगा उसके ऊपर टैक्स हरियाणा में पे करना पड़ेगा, जो सप्लाईज पंजाब में करेगा उसके ऊपर टैक्स पंजाब में पे करना पड़ेगा। तो सर ऐसे केस में हमें हर स्टेट का अलग अलग टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो राजस्थान वाला उसका जीएसटी नंबर है उस पे राजस्थान में कितना टर्नओवर किया है वो राजस्थान का टर्नओवर इन स्टेट और यूटी हो जाएगा, हरियाणा वाला हरियाणा का हो जाएगा और पंजाब वाला पंजाब का हो जाएगा। तो यहां पे हम एग्रीगेट टर्नओवर अगर कैलकुलेट करते तो तीनों को टोटल कर लेते, लेकिन जब हमें टैक्स पे करना है तो स्टेट वाइज पे करना है तो हमें स्टेट वाइज टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए टर्नओवर इन स्टेट जो होगा वो स्टेट और यूटी वाइज कैलकुलेट होगा। इसमें सारी आउटवर्ड सप्लाईज आ जाएंगी, टैक्सेबल हो सकती है, एग्जेम्प्ट हो सकती है। सर यहां पे इंटर स्टेट सप्लाई और एक्सपोर्ट नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि भैया करंट फाइनेंशियल ईयर में मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकता अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं, और मैं एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं। तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सप्लाई यहां पे रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं इंटर स्टेट सप्लाई एक्सपोर्ट करूंगा तो मैं जीएसटी से यहां पे कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अदर देन जीएसटी के अलावा कोई टैक्सेस हैं तो वो भी टर्नओवर का पार्ट बनेंगे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह। क्या क्या चीजें नहीं आएंगी तो ध्यान रखना, इनवर्ड सप्लाईज यहां पे नहीं आएंगी जो आपने परचेज किया है, जो जीएसटी के अंदर आपने टैक्सेस पे किया वो भी नहीं आएगा, और इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस भी यहां पे नहीं आएगा। बाकी सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज आ जाएंगी। ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, यहां पे बोला गया कि 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 30 जून तक आपने 20 लाख रुपीस का टर्नओवर किया, और उसके बाद 1 नवंबर तक आपने मान लीजिए 60 लाख का और टर्नओवर कर दिया। तो आप मुझे बताओ टर्नओवर इन स्टेट में कितना आएगा? टर्नओवर इन स्टेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके पर्पस से? टैक्स पे करने के पर्पस से। अगर देखा जाए 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ना तो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ना ही वो लायबल टू रजिस्टर है, क्योंकि उसका टर्नओवर कितना है? 20 लाख तक है। तो ऐसे केस में क्या इस 20 लाख रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं बॉस, क्योंकि ये टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है, और टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो इस 20 लाख पे टैक्स भी नहीं आएगा। लेकिन 30 जून को वो लायबल टू रजिस्टर हो गया तो वो टैक्सेबल पर्सन हो गया, और उसके बाद से वो जितना भी टर्नओवर करेगा उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? उसे टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम या रेगुलर स्कीम, जो भी वो ऑप्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे जो 1 अप्रैल से लेके जब तक आप रजिस्टर नहीं हो जाते, लायबल टू रजिस्टर नहीं हो जाते, उस दौरान का जो टर्नओवर है वो आपके टर्नओवर इन स्टेट में नहीं आएगा। ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स टैक्सेबल और एग्जाम दोनों पे होता है, लेकिन अगर ट्रेडर है तो वो यहां पे सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे टैक्स पे करेगा। तो चलिए यहां पे टैक्स पे करने के हिसाब से एक एग्जांपल करवाता हूं। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया बिजनेस, 30 जून तक आपका टर्नओवर था 20 लाख, मतलब अभी तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना था। फिर आपने 30 सितंबर तक मान लीजिए 30 लाख का टर्नओवर और कर दिया, और मान लीजिए आपने सर्विस कॉम्पोजिशन ऑप्ट करके रखी है 10(2)A वाली, तो अब आपका 30 सितंबर को 50 लाख टर्नओवर हो गया, तो अब आपको कॉम्पोजिशन से आउट होना पड़ेगा। उसके बाद आपने मान लीजिए 20 लाख का टर्नओवर और किया। तो ध्यान रखना 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो 20 लाख है इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप लायबल टू रजिस्टर हो, ना ही रजिस्टर हो आप, तो ऐसे केस में टैक्स पे नहीं करना। लेकिन 30 जून के बाद से 30 सितंबर तक जो आपने टर्नओवर किया है इसके ऊपर आपको 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि 10(2)A वाली स्कीम है। और उसके बाद आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, तो यहां पे आपको रेगुलर टैक्स पे करना पड़ेगा 12%, 18% जितना भी लग रहा है। चलिए अब आप बताएंगे कि कौन कौन व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखो यहां पे क्या बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की विच आर नॉट लायबल टू टैक्स। नॉट लायबल टू टैक्स में क्या आएगा? एक तो आपके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट
जो जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आते, या फिर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट और ईएनए जो जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आते, उनको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अगर कोई व्यक्ति नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, मतलब जिसका दारू का ठेका है भाई, जिसका पेट्रोल पंप है, उसको क्या कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं बॉस, वो तो बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनको कंपोजिशन नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कोई गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर, तो क्या उनको भी नहीं मिलेगा? सर उनको मिल जाएगा, ये सिर्फ उनके लिए जो जीएसटी से पूरे तरीके से बाहर है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करता है, मतलब इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करता है, मतलब अगर आपने कोई सेल ऐसी करी है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने कर दी, तो बॉस आपको फिर यहां पे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो। ध्यान रखना, इंटरस्टेट परचेज कर सकते हो आप, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। आप इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते, दूसरे स्टेट से परचेज जरूर कर सकते हो, ये आपको अलाउड है। दूसरा, तीसरा, अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप सेल परचेज कर सकते हो। मान लीजिए एक ओयो करके प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी सप्लायर ने, किसी होटल वाले ने लिस्ट करके रखा है। अगर आप ओयो के थ्रू उस होटल को बुक करवाते हो, ठीक है, तो जो वो सप्लायर है ना, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है थ्रू ईसीओ। ठीक है, अगर कोई गुड्स प्रोवाइड करा होगा थ्रू ईसीओ, तो वो कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मान लीजिए राजस्थान में परमानेंट बिजनेस करता है, लेकिन वो अब पंजाब में आ रहा है टेम्परेरी बेसिस पे, तो पंजाब के लिए तो वो बेगाना आदमी है, तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, आउट ऑफ इंडिया का बंदा है, वो टेम्परेरीली इंडिया में बिजनेस करने आया है, तो भैया इंडिया के लिए वो क्या है? बेगाना बंदा, तो उसको भी कंपोजिशन स्कीम नहीं दी जाएगी। अच्छा, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है फॉलोइंग गुड्स की, या तो करंट ईयर में या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल या फिर इस साल, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करता है इन गुड्स की, कौन कौन से गुड्स की? ध्यान रखना, फ्लाई ऐश के रिलेटेड गुड्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, मतलब राख के रिलेटेड जो प्रोडक्ट बने होते हैं, राख के जो प्रोडक्ट बने होते हैं, उसको यहां पे कवर किया गया है। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील और बिल्डिंग ब्रिक्स, ईंटें देखिए, ईंटें बनाने वाला जो भट्टा है वो यहां पे कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। अर्थन और रूफिंग टाइल्स, धरती पे या छत पे लगाने वाली टाइल्स हो गई, आइसक्रीम हो गया, अदर एडिबल आइस हो गई, पान मसाला, तंबाकू के प्रोडक्ट हो गए, एरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई। अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है पिछले साल में या करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे ये कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाता है एप्लीकेबल लिमिट से, अगर मान लीजिए आपने 10(1) 10(2) स्कीम ऑप्ट कर रखी है, तो आपके ऊपर 1.5 करोड़ 75 लाख का लिमिट है। 10(2) वाली स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो 50 लाख का लिमिट है। अगर इस लिमिट को आपका ड्यूरिंग द ईयर टर्नओवर क्रॉस कर गया, लेट्स से पिछले साल आपका टर्नओवर लिमिट से कम था, तो आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया। अब ड्यूरिंग द ईयर आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया, लेट्स से 30 नवंबर को आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया, तो जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया उसके बाद से आप ये कंपोजिशन स्कीम कैरी नहीं कर सकते, उसी दिन से आप कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, अब अगर ये तो दोनों स्कीम्स के लिए एलिजिबिलिटी था कि अगर आपने इनमें से कोई भी काम किया तो आप 10(1), 10(2), 10(2)A दोनों से बाहर हो जाओगे। अच्छा, अगर आपने 10(1), 10(2) वाली स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो उसके लिए एक और क्राइटेरिया है। देखो, 10(1), 10(2) स्कीम किसको दे रखी है? एक तो अगर कोई ट्रेडर है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है, या फिर कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए रेस्टोरेंट सर्विस वाला उसके साथ डिलीवरी भी प्रोवाइड करता है, तो सर इसने तो अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती, तो क्या ये 10(1), 10(2) स्कीम से बाहर हो जाएगा? आइडियली हो जाना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, उसने मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कोई दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो भैया क्या वो स्कीम से बाहर हो जाएगा? तो भैया आइडियली तो हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया और बोला गया कि एक व्यक्ति शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) इफ ही मेक सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज एक्सीडिंग। इसका मतलब एक सर्टेन लेवल तक
अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज भी आपको अलाउ कर दिया गया। कितना अलाउ किया गया उसे बोलेंगे मार्जिनल सर्विस। तो यहां पे बोला गया कि अगर आप ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो और उसके साथ साथ अगर आप कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड कर देते हो अप टू आपका पिछले साल का जितना टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, वहां तक अगर प्रोवाइड करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स से आपका पिछले साल 120 लाख का टर्नओवर था तो इसका 10% कितना हुआ 12 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर 12 लाख, तो 12 लाख रुपीस तक आप अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो रेस्टोरेंट के अलावा, प्रोवाइडेड आपकी जो टोटल लिमिट है वो आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे जब हम वैल्यू ऑफ सर्विसेज कंप्यूट करेंगे तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस यहां पे इंक्लूड नहीं होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई में काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, जब आप फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस करोगे, देखना जब आपने पिछले साल का टर्नओवर लिया है उसमें भी आप इंटरेस्ट लोन डिपॉजिट एडवांस को काउंट नहीं करोगे। जब आप सर्विसेज काउंट करोगे अदर देन रेस्टोरेंट तो उसमें भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस को काउंट नहीं करोगे। तो पूरे कॉम्पोजिशन में ही आपको टर्नओवर में कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस को नहीं लेना है। उसके अलावा मान लीजिए सर आप फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो सर मेरे पिछले साल का टर्नओवर ही नहीं होगा तो अभी आप 5 लाख तक मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मिस्टर राम मैन्युफैक्चर्स फुटवियर और लास्ट ईयर उसका टर्नओवर था 145 लाख, जिसमें से 25 लाख रुपीस क्या था इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी। तो अगर मैं पिछले साल का टर्नओवर देखूं तो कितना होगा 145 लाख माइनस 25 लाख, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस को हम इंक्लूड नहीं करते तो मेरा पिछले साल का टर्नओवर हो जाएगा 120 लाख। He has opted for composition this year. He also wants to provide some footwear cleaning services and restaurant service. तो बताओ कितनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है अगर उसे कॉम्पोजिशन में रहना है। तो देखो रेस्टोरेंट सर्विस तो 10(1) 10(2) में अलाउड है, वो कितना मर्जी प्रोवाइड कर सकता है जब तक कि उसका टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं कर जाता। उसके अलावा फुटवियर क्लीनिंग सर्विस क्योंकि अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस है तो ये एक लिमिट तक प्रोवाइड किया जा सकता है। कितना, पिछले साल का टर्नओवर है 120 लाख, उसका 10% 12 लाख और 5 लाख विच एवर इज 12 लाख, तो 12 लाख रुपीस तक वो फुटवियर क्लीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है कॉम्पोजिशन में रहते हुए, लेकिन उसका टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये बात समझी? तो इस तरीके से होता है। अब कुछ और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स और चीजें हैं यहां पे पढ़ते हैं कि कॉम्पोजिशन सप्लायर जो होगा उसे टैक्स पे करना होता है, मान लीजिए 1% या 5% या 6%, जो भी वो टैक्स भरेगा वो अपनी खुद की पॉकेट से पे करेगा, वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। जो रेगुलर स्कीम वाला होता है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो कस्टमर से कलेक्ट कर सकता है। मान लो 1 लाख का लैपटॉप बेचा तो कस्टमर से 1,18,000 कलेक्ट कर लेगा टैक्स के साथ। लेकिन अगर कॉम्पोजिशन सप्लायर है तो वो अगर मान लीजिए 1 लाख के लैपटॉप पे 1,000 टैक्स पे कर रहा है तो बॉस वो 1,000 रुपए कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता, उसे खुद की पॉकेट से पे करना पड़ेगा। इसलिए अगर वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता तो वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा रादर देन टैक्स इनवॉइस। अब सर कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि कोई सप्लायर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है या नहीं है? मान लो कोई कॉम्पोजिशन ऑप्ट करके बैठा हो और वो कस्टमर से टैक्स वसूल कर ले तो क्या होगा? तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि कौन सा सप्लायर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और कौन सा नहीं है। तो इसलिए बोला गया जब भी कोई कॉम्पोजिशन सप्लायर होगा जिसने कॉम्पोजिशन ऑप्ट करके रखा है उसे अपने हर प्लेस ऑफ बिजनेस पे ये लिखना पड़ेगा कि वो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, और जो भी वो बिल ऑफ सप्लाई या डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसके ऊपर उसे लिखना पड़ेगा कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, ही इज नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ताकि कस्टमर को पता रहे कि इसे टैक्स नहीं देना है। उसके बाद कॉम्पोजिशन सप्लायर ने मान लीजिए कोई आरसीएम में सप्लाईज रिसीव करी हैं, कोई कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ने कोई परचेज किया है जिसके ऊपर आरसीएम लगता है, तो भैया कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को रेगुलर टैक्स पे ही उसे आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना जो सिक्योरिटी सर्विस का जो आरसीएम है और यहां पे अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे देने वाला जो सर्विसेज है, उन दोनों सर्विसेज में हमने देखा था कि अगर प्रोवाइड की गई है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को तो आरसीएम नहीं लगेगा, तो वहां पे कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को आरसीएम में टैक्स पे नहीं करना। लेकिन उसके अलावा अगर कोई सर्विसेज ली है जिसके ऊपर आरसीएम लग रहा है तो भैया कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा उसने जो भी परचेज पे टैक्स पे किया है
वो उसे वापस नहीं मिलेगा, वो उसे आईटीसी नहीं मिलेगा, उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है सेम पैन पे, मान लीजिए यहां पे सेम पैन पे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रजिस्टर्ड है, तो उसे या तो तीनों जगह से कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना पड़ेगा या तीनों जगह से उसे रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। अगर वो एक जगह से भी ऑप्ट आउट कर लेता है कॉम्पोजिशन स्कीम से, या फिर वो एक जगह से भी अगर इनएलिजिबल हो जाता है, तो उसे तीनों जगह से, जहां जहां से भी वो बिजनेस कर रहा है, सब जगह से उसे कॉम्पोजिशन स्कीम से आउट होना पड़ेगा। तो एक बात समझना, मान लीजिए यहां पे राम नाम का बंदा है, ठीक है, उसका टर्नओवर दिया हुआ है, ठीक है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। राजस्थान में, और यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए राजस्थान, पंजाब और यहां पे थर्ड ले लेते हैं, यहां पे आसाम भी नहीं, मणिपुर एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे मणिपुर एग्जांपल ले लिया हमने। अब अगर देखा जाए तो इसका राजस्थान से टर्नओवर है 40 लाख, पंजाब से टर्नओवर है मान लीजिए 50 लाख और मणिपुर से टर्नओवर है 20 लाख। अगर इसका अग्रीगेट टर्नओवर देखा जाए तो यहां पे आता है 110 लाख रुपीस, इसका अग्रीगेट टर्नओवर हो गया। अगर लिमिट देखोगे एप्लीकेबल, तो राजस्थान के लिए एप्लीकेबल लिमिट है 1.5 करोड़, पंजाब के लिए लिमिट है 1.5 करोड़ और मणिपुर के लिए लिमिट है 75 लाख रुपीस। तो ऐसे केस में अब लिमिट क्या एप्लीकेबल होगी राम के लिए, तो राम के लिए जो लिमिट होगी वो लोएस्ट वाली एप्लीकेबल होगी। तो यहां पे जहां जहां से वो बिजनेस करता है वहां वहां पे जो एप्लीकेबल लिमिट है उसमें से लोएस्ट वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो लिमिट है 75 लाख और उसका टर्नओवर है 110 लाख, इसका मतलब वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहां पे अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके जितने भी बिजनेस है, या तो वो सारे कॉम्पोजिशन ऑप्ट करेंगे या फिर कोई भी कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं करेगा। अगर एक भी बिजनेस इनएलिजिबल हो गया तो उसे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा वॉलंटरी, ठीक है, तो उसको सब जगह से इनएलिजिबल हो जाएगा। अगर कोई पर्सन जगह जगह पे उसके प्लेस ऑफ बिजनेस है मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट लिमिट एप्लीकेबल है वही उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर श्याम का बिजनेस है मुंबई में और मणिपुर में। मुंबई में उनका टर्नओवर है 55 लाख और टर्नओवर मणिपुर में 35 लाख, तो टोटल टर्नओवर इनका हो गया 90 लाख रुपीस, ठीक है। अब चेक एलिजिबिलिटी फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1)(10)(2) एप्लीकेबल लिमिट क्या होगी। देखो मुंबई में 1.5 करोड़ है, मणिपुर में 75 लाख, तो एप्लीकेबल लिमिट हो जाएगी 75 लाख लिमिट जो लोअर वाली है। तो यहां पे टर्नओवर 75 लाख से एक्सेस है, इसका मतलब यहां पे आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। और अगर मणिपुर से नहीं कर सकते तो मुंबई से भी नहीं कर सकते, कहीं से भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, आप कॉम्पोजिशन स्कीम कैसे ऑप्ट करोगे, प्रोसीजरल पार्ट आ जाता है। तो अगर आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना चाहते हो तो आप या तो जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तभी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लो। तो ऐसे टाइम में जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरोगे REG 01, उसी टाइम उसके पार्ट बी में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो और यह माना जाएगा कि जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उसी दिन से आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए। अब अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट करना चाहते हो, तो ध्यान रखना नए साल से आप कॉम्पोजिशन ले पाओगे और जिस साल में आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो उसके स्टार्ट से पहले ही आपको एक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कॉम्पोजिशन के लिए CMP 02 फॉर्म में, ठीक है। तो माना जाएगा कि स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से आप कॉम्पोजिशन में चले गए। अब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हो तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपने कोई कंडीशन ब्रीच कर दी, मान लीजिए आपने कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दी, तो अब आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ेगा। तो भैया आप कॉम्पोजिशन स्कीम से उसी दिन से बाहर हो जाओगे और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन फाइल करना है कि बॉस मैंने कंडीशन ब्रीच कर दी, मैं आउट जा रहा हूं कॉम्पोजिशन स्कीम से। उसके अलावा अगर आप ऑप्ट आउट करते हो वॉलंटरीली ऑप्ट आउट करते हो, तो ऐसे केस में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो विड्रॉल के लिए। अब यहां पे मैंने एक मास्टर क्वेश्चन बनाया है जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मास्टर क्वेश्चन अपन करते हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन में देखते हैं। एक RSA फर्म है जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चरर है जो जम्मू में रजिस्टर्ड है। फर्म ने ऑप्ट किया है कॉम्पोजिशन स्कीम 10(1)(10)(2) वाला फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था सेल ऑफ गारमेंट से 1.2 करोड़, सेल ऑफ तंबाकू से 30 लाख और जिसमें 10 लाख रुपीस एक्साइज ड्यूटी है,
और 5 लाख रुपीज जीएसटी है। इट हैज ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट ऑफ 20 लाख ऑन एफडी। तो देखना यहां पे आपसे पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो देखो एक तो इन्होंने कपड़े बेचे हैं 1.2 करोड़ के, वो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा। जो सेल ऑफ तंबाकू किया है वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, लेकिन इस 30 लाख के अंदर जीएसटी वाला टैक्स भी इंक्लूड है, तो जीएसटी वाला टैक्स कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। तो यहां पे आप ऐड करोगे 30 लाख माइनस जीएसटी वाला पार्ट हटा दो 5 लाख, तो यहां पे 25 लाख हो गया। तो 1.2 करोड़ प्लस 25 लाख, तो टोटल आपका 145 लाख का टर्नओवर हो गया। सर क्या ये 20 लाख एफडी पे जो इंटरेस्ट आया इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे? सर इसे भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा पिछले साल का टर्नओवर हो जाएगा 145 लाख रुपीस, 145 लाख रुपीस। अब पूछा है आपसे सेकंड क्वेश्चन, क्या आरएसए फर्म कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में? यस कर सकता है, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर में है और जम्मू एंड कश्मीर में जो आपका लिमिट एप्लीकेबल है दैट इज 1.5 करोड़ और इसका टर्नओवर है 1.45 करोड़। तो ऐसे केस में लिमिट एक्सीड नहीं किया है तो ये कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकता है। Yes, RSA firm can opt composition scheme since RSA firm turnover in preceding financial year does not exceed 1.5 crore. थर्ड पूछा है whether RSA firm can continue in the composition scheme during the current financial year. चलिए चेक करते हैं। In the current year up to 30th June, RSA firm has made the sale of garment of 50 lakh. 30th जून तक उन्होंने 50 लाख का गारमेंट सेल किया है, इंटरेस्ट अर्न किया है 10 लाख ऑन एफडी, इन्होंने रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड किया है 20 लाख टू इट्स एम्प्लॉइज एंड प्रोवाइड किया है अदर एग्जाम्प्ट सर्विसेज ऑफ 5 लाख रुपीस। अब इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई भी रिसीव करी है, इन्होंने लीगल सर्विसेज ली है किसी लॉयर से 10 लाख रुपए की। तो आपको बताना है कि क्या वो इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे। तो इस साल का अगर एग्रीगेट टर्नओवर देखें, एक तो सेल ऑफ गारमेंट किया है 50 लाख रुपीस का, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एफडी है, तो क्या एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड की गई है 20 लाख रुपीस की, ये भी बनेगा। उसके बाद अदर सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं 5 लाख रुपीस की, तो ये कितना हो गया? 75 लाख। सर क्या जो मैंने सर्विस रिसीव करी है क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा? मैंने बताया था परचेज कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है 75 लाख। अच्छा, अब और क्या कंडीशन ब्रीच हो सकती है? इन्होंने बोला कि भैया आपने इंटरस्टेट सप्लाई लिया है लीगल सर्विसेज का, तो भैया परचेज अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हो, आप आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट नहीं कर सकते। तो यहां पे परचेज मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया है, उससे मेरी कॉम्पोजिशन स्कीम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऑप्ट कर सकते हो। और तीसरी चीज, आपने अदर सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं 10(1) 10(2) में क्या एप्लीकेबल है? सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस। तो अदर सर्विसेज अगर प्रोवाइड कराओगे तो आप बाहर हो जाओगे, लेकिन उसके लिए एक लिमिट सेट की गई है। तो आपका पिछले साल का टर्नओवर था 145 लाख, तो कितना हो गया? 14.5 लाख रुपीस और 5 लाख, विचएवर इज हायर 14.5 लाख रुपीस तक आप अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, और आपने अभी सिर्फ 5 लाख रुपीस की अदर सर्विस प्रोवाइड कराई हैं। तो इसका मतलब आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इस साल भी एलिजिबल हो। पहली बात, आपका टर्नओवर 75 लाख है विच डज नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 करोड़। उसके बाद आपने कोई मार्जिनल सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई है वो भी लिमिट के अंदर ही प्रोवाइड कराई हैं, आपने 5 लाख रुपीस की ही मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। रेस्टोरेंट सर्विस तो आप कितनी भी प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा है कि आपको जून क्वार्टर के लिए कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, जून क्वार्टर के लिए कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे वो ऑलरेडी 1 तारीख से ही यहां पे रजिस्टर्ड है, तो कितना टर्नओवर हमने कैलकुलेट किया था? 75 लाख रुपीस का टर्नओवर कैलकुलेट किया था। तो सर क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है तो पूरे के पूरे टर्नओवर पे इसका टैक्स लग जाएगा, तो 75 लाख रुपीस पे टैक्स लग जाएगा। कितना? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी लग जाएगा। तो सर यहां पे 37,500 आपका सीजीएसटी, 37,500 आपका एसजीएसटी आ जाएगा। उसके अलावा आपने इनवर्ड सप्लाई ली है लीगल सर्विस, तो इनवर्ड सप्लाई पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए की सप्लाई ली है, उस पर 18% जीएसटी, 1,80,000, ये आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अब आपसे पूछा है व्हाट वुड बी योर आंसर इन पॉइंट 3 इफ आरएसए फर्म स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फ्लाई एश ब्रिक्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो हमने पूछा कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या वो कंटिन्यू कर सकता है, तो उसने पूछा कि अगर वो फ्लाई एश ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए तो क्या वो कंटिन्यू कर सकता है? तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसने नोटिफाइड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया जिसमें फ्लाई एश ब्रिक्स भी आता है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर।
ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से मास्टर क्वेश्चन में आपका सारा कवर हो गया जो भी आपके वहां पे पार्ट में आने वाला है क्वेश्चन बैंक में। अब थोड़ी बातें और बता दूं जो क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं। देखो क्या होगा कि मान लीजिए कोई बंदे ने स्टार्ट किया है बिजनेस 1 अप्रैल से। अब जो उसके फर्स्ट 20 लाख रुपीस हैं, वहां तक ना तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है, ना ही उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो इस 20 लाख रुपीस पे उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेट्स से 30 जून तक। और 30 जून के बाद उसने मान लीजिए 30 लाख रुपीस का टर्नओवर किया और उसने 10-2A वाली स्कीम ऑप्ट करके रखी है, तो बॉस यहां पे 30 लाख रुपीस पे उसको 3% CGST 3% SGST पे करना पड़ेगा। और इसके बाद वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा क्योंकि 50 लाख से क्रॉस कर जाएगा, और उसके बाद उसे रेगुलर टैक्स पे करना पड़ेगा 18% 12% जो भी होगा। पहली बात। दूसरी बात समझना, अब मान लीजिए एक बंदा क्या कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है लेट्स से 40 लाख के गुड्स उसने सप्लाई किए, और लास्ट ईयर उसने गुड्स सप्लाई किए थे लेट्स से मान लीजिए 70 लाख के गुड्स, मान लीजिए 70 लाख नहीं बोलते अपन, यहां पे 30 लाख के गुड्स सप्लाई किए थे, और इस बार उसने गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई हैं। इस बार गुड्स के साथ साथ उसने सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई हैं लेट्स से 7 लाख रुपीस की। तो सर क्या होगा, क्या वो 10-1 10-2 वाली स्कीम ऑप्ट कर सकता है? तो सर उसका पिछले साल का टर्नओवर तो 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर सकता है, लेकिन सर वो लास्ट ईयर से कितनी सर्विसेज, लास्ट ईयर से 30 लाख का 10% 3 लाख और 5 लाख विचएवर इज हायर 5 लाख रुपीस तक अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन उसने 7 लाख रुपीस की सर्विस प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब वो 10-1 10-2 की स्कीम से बाहर हो जाएगा। तो सर क्या अब वो 10-2A वाली स्कीम ऑप्ट कर सकता है? उसका टर्नओवर कितना है सर? टर्नओवर उसका पिछले साल 30 लाख का 50 लाख से कम था, और अभी भी उसका टर्नओवर 47 लाख है। तो यस वो 10-2A वाली स्कीम ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि सर 10-2A में आप चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कराओ चाहे आप गुड्स प्रोवाइड कराओ, प्रोवाइडेड आपका टर्नओवर आपका 50 लाख तक है और बाकी कंडीशन अगर आप पूरी कर रहे हो तो आप 10-2A में जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ही आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, वो मैंने आपको यहां पे पूरा कंसीडर करवा दिया, तो आपको क्वेश्चन बैंक भी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको स्टिल किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है, तो आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे पूछ सकते हो बिंदास, बिना किसी हिचकिचाहट के। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।